सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। कंफर्म करिए एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। सो हेलो एवरीवन, ठीक है, वॉइस प्रॉपर है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आज से स्टार्ट होने जा रही है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये जो पहला लेक्चर है इसमें काइंड ऑफ आज हम ये देखेंगे कि ट्रांजिशन किस तरह से हुआ मेडिवल से मॉडर्न हिस्ट्री में। और इस ट्रांजिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किस तरह से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। तो उससे पहले हम ये ना पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ आए किस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि सिर्फ अंग्रेज़ तो आए नहीं, अंग्रेज जो थे वो एक यूरोपियन थे, और वो सिर्फ अकेले यूरोपियन नहीं थे जो इंडिया में आए थे, बहुत सारे यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए। तो वो कौन कौन से यूरोपियंस थे और किस तरह से फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे यानी जो अंग्रेज़ थे वो अपनी सत्ता काबिज़, चलो मेडिवल ख़त्म हो गई तो सत्ता और काबिज़ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं करते हैं। तो किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक तरह से फुट होल्ड बनाया इंडिया में, और बाकी के जो यूरोपियंस हैं वो ये फुट होल्ड बनाने में सक्षम नहीं हुए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, यस, रिकॉर्डिंग आई थिंक स्टार्ट हो गई है। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है स्टार्ट, अच्छा नहीं हुई है, चलो। तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज के पहले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रांजिशन होता है। और इस ट्रांजिशन में हम ये देखेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कैसे होता है, बिकॉज एट द एंड मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। राइट, तो अंग्रेज किस तरह से आए, और अंग्रेज ही सिर्फ नहीं आए, बाकी भी यूरोपियंस आए। तो किस तरह से, कौन आया, कब आया, कहाँ पर फैक्ट्री डाली, वो पढ़ेंगे। और कैसे फाइनली ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर अपना फुट होल्ड बनाने में जो है सक्सेसफुल हुए। ऑलराइट, लेट्स गो। बेटा निंजा प्रतीक्षा शर्मा, गुड मॉर्निंग। हम भी हैं यहाँ पे, हम भी हैं कि नहीं यहाँ पे, हमको भी गुड मॉर्निंग किया जा सकता है, लेकिन ना, खैर छोड़ो। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है। अब हुआ क्या, अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कि यूरोपीय आए क्यों यहाँ पे, और हम क्यों कहीं नहीं गए, हमने क्यों नहीं कहीं नहीं, या फिर आपने सुना कि भाई इंडिया ने इस कंट्री पे इंडिया का रूल था, या फिर किसी का भी, चाइना का, या फिर बाकी के जो अफगानिस्तान है, किसी का रूल नहीं था। क्यों? क्योंकि सब अपनी मस्ती में मस्त थे। एशिया में सब अपनी मस्ती में मस्त थे, है ना। लेकिन यूरोप में सब अपनी मस्ती में मस्त नहीं थे। यूरोप में काइंड ऑफ रेनेसांस का दौर शुरू हुआ। रेनेसांस का मतलब होता है जहां पर आप ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो रूढ़िवादी सोच है, जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको आप चैलेंज करना शुरू करते हो। कि अगर मान लेते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अच्छी उपज हो रही है, ठीक है, खेत में, तो उसका मतलब ये नहीं कि इंद्र देवता प्रसन्न है, सूर्य देवता प्रसन्न है। हमारे यहाँ यह बोल देते हैं। उन्होंने उसके पीछे के रीजंस ढूंढना स्टार्ट किया कि भाई क्यों इस तरह होता है, क्यों ठीक है, क्यों जो चीज़ें हैं वो नीचे गिरती हैं। तो उन्होंने हर चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, पहला कारण। तो एक काइंड ऑफ रेनेसांस का दौर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया। जब क्वेश्चन करना शुरू किया तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियस से बात है रेज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुआ। तो फिर चीज़ें भी, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि धीरे धीरे आप कैपिटलिस्टिक बनते जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप हो, ठीक है,
तो अभी आपकी जब जॉब लग जाएगी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो आपके पास पैसा आएगा तो आप सोचोगे ठीक है आपके पास बेसिक नीड्स तो फुलफ़िल हो गई हैं, अब मैं कैसे आईफोन लूँ, मैं कैसे ये लूँ, तो आपकी एक मटीरियलिस्टिक नीड स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस मटीरियलिस्टिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें एक जगह तो होती नहीं है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है ट्रेड यानी व्यापार। अब जो व्यापार ऐसे हो रहा था लैंड रूट के थ्रू यूरोप तक, जो इंडिया चाइना यहाँ के थ्रू हो रहा था, जो एंशिएंट सिल्क रूट है इनके थ्रू हो रहा था, ये अब बंद हो गया एक टाइम पे आने के बाद। वो टाइम क्या था, रफली हम बोल सकते हैं 15 सेंचुरी एडी के टाइम पे। यहाँ पर जो तुर्की है वहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपोल एक एम्पायर था, उसका पतन हो जाता है, और जो यहाँ पर नया एम्पायर आता है वो उसने यूरोप और इंडिया के बीच में जो ट्रेड या फिर बोल सकते हैं ये जो हमारा इंडिया चाइना वाला पार्ट है, यहाँ से जो ट्रेड हो रहा था, ट्रेड फ्लो हो रहा था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। यहाँ पे जो तुर्की देश है, जो आज मतलब तुर्की है, पहले टर्की हम इसको बोलते थे, तो यहाँ पर पूरा ट्रेड बंद हो गया। तो इस वजह से, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, तो पूरा यहाँ से ट्रेड क्योंकि बंद हो गया, तो अब यूरोपियंस को एक नया सी रूट ढूंढने की आवश्यकता थी। पहले तो नहीं पता था ना कि भाई यहाँ से जो निकलो तो और इस तरह से आपको इंडिया मिल जाएगा, इस साइड है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे निकले। एक भाई साहब थे कोलंबस, ठीक है, जो सब एक्चुअल में इंडिया की ही डिस्कवरी के लिए निकले थे कि इंडिया के लिए सी रूट कहाँ से मिले। तो एक भाई थे कोलंबस जो यहाँ की ओर निकले और उन्होंने बोला हमने इंडिया डिस्कवर कर लिया, बट एक्चुअल में वो था यूएसए, ठीक है। तो यूएसए भी जाके बाद में हम देखेंगे यूरोपियंस की कॉलोनी बनते हैं, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनेंगे यूएसए भी। तो एक्चुअल में कोलंबस निकला था इंडिया के सी रूट के डिस्कवरी के लिए, लेकिन उसने यूएसए का सी रूट डिस्कवर कर लिया। उसी में एक था हमारा वास्को डिगामा, जो यहाँ पर पॉइंट पड़ता है एक, एंड दैट इज केप ऑफ गुड होप। ये कहाँ पर पड़ता है आपका, अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप। इस केप ऑफ गुड होप के थ्रू ये जो वास्को डिगामा है 1498 में रीच करता है यहाँ पे। ये जगह थी कैलीकट की, कैलीकट के राजा ज़ेमोरिन के पास पहुंचता है कौन, वास्को डिगामा। अब ये जब सारी चीज़ें हो रही थी, एक्चुअल में जब भी चीज़ें एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो रहे थे, तो दो मेन पावर्स थे, एक थे पोर्चुगीज़ रोनाल्डो वाले और एक थे स्पेन। कौन वाले, स्पेन से कौन है फुटबॉलर, बताओ जो आपका फेवरेट है। तो यहाँ पे पोर्चुगल और स्पेन के बीच में यहाँ पे शुरू होता है ना, कार्लोस अल्कराज वाला स्पेन हम बोल सकते हैं। तो पोर्चुगल मतलब इनके एक बीच ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में। क्या इंपॉर्टेंट है, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट हम एक सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि क्यों जो स्पेन है वो इन देशों में गया और जो पोर्चुगल है वो इन दो देशों में गया, क्योंकि पोर्चुगल को मिल गया ईस्ट वाला पार्ट और स्पेन को मिल गया वेस्ट वाला पार्ट, कि तुम उधर चलो हम इधर चलते हैं। तो वास्को डिगामा 1498 में कैलीकट के जो उस टाइम के किंग थे ज़ेमोरिन, उनके पास लैंड करता है, ठीक है। और लैंड करने के बाद वेलकम भी ऑब्वियस सी बात है इसको मिलेगा, और जब ये वापस जाता है लौट के, जो भी सामान लेके जाता है, मेनली तो जो स्पाइसेस हो गई, मसाले हो गए, सॉल्ट पीटर हो गया, कॉटन हो गया, इसने जो है ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें बहुत ही तगड़े दाम में बेची अपने देश पोर्चुगल में। अब ये देख के ऑब्वियस सी बात है और ट्रेडर आएंगे। ये खुद दोबारा वास्को डिगामा आया लेकिन वो वापस जा नहीं पाया, इसकी डेथ इंडिया में हो गई। खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया की नहीं, इंडिया के सी रूट की डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने करी? ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने वास्को डिगामा के पहले इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, इन्होंने आके बनाया था। तो इन्होंने सी रूट की डिस्कवरी करी इंडिया तक, ठीक। देन पोर्चुगीज़ यहाँ पे आए और पहला पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय हुआ इंडिया में फ्रांसिसो डी अल्मीडा। इस अल्मीडे ने क्या किया, 1505 में यहाँ पे एक ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया और उसको हम कार्टेज सिस्टम बोलते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है एक्चुअल में ये लोग ट्रेड के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे इंडिया में, ठीक। अब इनका ये था कि यार ट्रेड के साथ साथ और पैसा मुनाफा बनाए। तो ये जो ट्रेड फ्लो हो रहा है, यानी ये जो अरबी लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ना यहाँ पे जो अपनी शिप्स हैं उसको यहाँ पे बिठा दें, क्योंकि ये लोग शिप टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ चुके थे, तभी तो सी रूट यहाँ तक आए। और क्यों इंडिया ये सब जो बाकी देश है वो वहीं के वहीं रहे, क्योंकि हमने उतनी नेवल टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं करी थी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे,
ठीक है, लेकिन ये लोगों ने डेवलप कर रखी थी, तो उन्होंने सोचा इसका एडवांटेज लेते हैं। जिस तरह इन अरबियों ने बंद किया हमारा ट्रेड विद दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो अब हम करते हैं इनका बंद, यानी कि बंद इन दी सेंस कि अब बेटा तुम अगर यहाँ से शिप निकालोगे तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं कार्टेज सिस्टम। और यहीं से एक्चुअल में पायरेट्स का भी जन्म हुआ। कैसे? पायरेट्स का जन्म ऐसे हुआ कि जब ये जाते थे जो शिप्स, तो आपको एक काइंड ऑफ पास लेना है पोर्चुगीज से, टैक्स करेंगे 5% रफली, जो जितना भी सामान जा रहा है, और वो आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तुम्हारी शिप को डुबो देंगे। तो काइंड ऑफ फिर क्या हुआ, और ख़ासकर जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो बाकी ट्रेडर लोग थे, ठीक है, उन लोगों को इससे दिक्कत होने लगी, बाकी ट्रेडर्स को जो अरब के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो उन्होंने एक प्राइवेट आर्मी को वहाँ पर एक तरह से डेवलप करना शुरू किया। वो प्राइवेट आर्मी क्या करेगी, पोर्चुगीज़ को अटैक करेगी, प्लस जो भी शिप्स जा रहे हैं उनको संरक्षण प्रोवाइड करेगी, और अगर कोई भी शिप इस तरह का मिलेगा जो लाइसेंस लेके आया पोर्चुगीज से, उनको डुबो देंगे। तो पायरेट्स आज भी वही हैं जो तब के जन्म में हैं। तो आज भी पायरेट्स अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट शिप्स हैं उस पर अटैक करते हैं आज, है ना। खैर, तो कार्टेज समझ में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता है इसको, बस ये ध्यान रखना कि पहला पोर्चुगीज वॉइसरॉय अल्मीडा था आपका, ठीक है, और इसने काइंड ऑफ कार्टेज सिस्टम लेके आया। देन आया एल्बेरिक। इसका जिक्र हम विजयनगर एम्पायर के टाइम पे भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो कृष्णदेवराय KDR ने इसको अलाउ कर दिया था कि तू फोर्ट बना सकता है भटकल में तुम फोर्ट बना लो, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर था और बहमानीज, इनके बीच में जो मेन टसल था या फिर बोन ऑफ कंटेंशन था वो था पोर्ट। यहाँ पर जो पोर्ट्स थे, गोवा, भरूच, ये जो सब पोर्ट्स थे, उन पे कंट्रोल करना चाहते थे। तो एल्बेरिक ने KDR कृष्णदेवराय की हेल्प करी बहमानीज को हराने में, और उसी टाइम पे हमें पता है कि एक टाइटल लिया था KDR ने, जरा कमेंट करके बताएंगे वो क्या टाइटल था। और गोवा जो है वो दे दिया KDR ने किसको, एल्बेरिक को। इसको माना जाता है सबसे पहले इसने सती एबॉलिश करी थी। और पोर्चुगीज़ के रिगार्डिंग ध्यान रखना कि इन्होंने तमाकू और जो काजू है, टोबैको एंड कैश्यू नट, इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ नॉट नेटिव टू इंडियन सॉइल। इतनी चीज़ क्लियर। अब ये आता है नीनो द कुन्हा, ठीक है, ये भी पोर्चुगीज़ गवर्नर है। इसने मराठास ने एक्चुअली कैप्चर 2 पोर्चुगीज़ टेरिटरी, सल्सेट और बसाइन को कैप्चर कर लिया था मराठास ने पोर्चुगीज़ से। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं नीनो द कुन्हा में, ठीक है, क्लियर है। यस, यवन राज स्थापनाचार्य का जो टाइटल है वो अज्यूम किया था किसने, वो अज्यूम किया था KDR ने। अब आते हैं डच कौन है, नेदरलैंड और जो होलैंड का एरिया है, उस एरिया के जो लोग हैं उनको डच बोला जाता है। तो ये लोग आए, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री आके सेटअप करी मसूलीपट्टनम में। इनकी पोर्चुगीज़ की पहले से ही थी, सूरत में एक फैक्ट्री सेटअप करके रखे थे। डच ने आके पहले मसूलीपट्टनम और सूरत 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, चाहे कोई भी आपका यहाँ पे यूरोपियन पे आ रहा है, क्योंकि सूरत अगेन ये कोस्टल सिटी है तो यहाँ से ट्रेड हो सकता है, और मसूलीपट्टनम यहाँ आंध्र प्रदेश में कोस्टल सिटी है तो यहाँ से ट्रेड हो सकता है। तो बड़ी 2 इंपॉर्टेंट ये सिटीज़ थी, ठीक है। तो नेदरलैंड वाले जो आए उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री बनाई वो मसूलीपट्टनम में बनाई, जिसका एक्चुअल में नाम मछलीपट्टनम है। वो अंग्रेज बोल के उसको मसूलीपट्टनम कर दिए। तो आंध्र प्रदेश में ये करेंटली डच कंपनी आई थी है, ठीक है। डच कंपनी एक्चुअल में अगर आपसे पूछे कब बनी थी तो 1602 में बनी थी ये कंपनी, 1602 में, ठीक है, 1602 में 1602 में बनती है। लेकिन ये जो कंपनी थी डच वाली कंपनी, ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंडिया में इंटरेस्टेड थे नहीं। और अगर आप देखें तो 1602 में कंपनी बनी, 1605 में लैंड कर गए इंडिया में, ठीक है। वहीं पर जब हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेज़ों की, ठीक है, जैसे ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंग्लिश ईस्ट, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1599 में बनी। 1600 में इसको एक रॉयल चार्टर मिला, वहाँ पे किंग या क्वीन होता है, हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक, बिकॉज वहाँ का जो हेड है वो इलेक्टेड हेड नहीं है बल्कि हेरिडिटरी है। तो क्वीन एलिजाबेथ तो 1 ने इनको एक चार्टर दिया कि ठीक है सिर्फ तुम ही ट्रेड करोगे जाके इंडिया में, यानी कि एक तरह से मोनोपोली रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ ये हाल था। अब हुआ क्या, 1608 में विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के पास, अभी बैक टू डच आएंगे, ठीक है। तो जहांगीर के पास आया, ठीक है, और हमें ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहांगीर ने क्या किया इसको, तो हॉकिंस ने बोला कि भाई हमें थोड़े से ट्रेडिंग कंसेशंस दे दो,
कुछ दस्तक वस्तक दे दो, कुछ इस तरह से ट्रेडिंग कंसेशन हमें भी, तो हम भी ट्रेड करें जैसे तुम्हारे टेरिटरी में पोर्चुगीज़ ट्रेड करते हैं। जहांगीर ने क्या बोला, मनसब लेगा, तो 400 की मनसब दे दी। फिर बोला यार प्लीज़ जहांगीर जी दे दीजिए दे दीजिए। जहांगीर ने बोला एक अर्मीनियन लेगा। हॉकिंस भी लाइक मिलेगी क्या? तो एक्चुअल में हॉकिंस को बोला गया था, इट इज़ ट्रू कि जहांगीर ने एक तवाइफ दे दी, एक अर्मीनियन तवाइफ थी, तवाइफ आप जानते होंगे, ठीक है। हॉकिंस उसी में खुश हो गया और वापस लेके यूरोप तो नहीं गया, अरब की ओर चला गया, पता नहीं उसके बाद दिखा नहीं, यूरोप पहुंचा नहीं वो, ठीक है। देन 1613 में ये अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं, परमानेंट फैक्ट्री। एक्चुअल में जो पहली फैक्ट्री है जो ब्रिटिशर्स सेटअप करते हैं वो एक टेम्प्रेरी फैक्ट्री थी जो पहले सूरत में ही सेटअप करते हैं, और फिर जाके एक अगेन टेम्प्रेरी फैक्ट्री सेटअप करते हैं 1611 में, वही मसूलीपट्टनम में जहाँ पे डच ने करी। कहीं कहीं पे ये दे दिया जाता है कि भाई पहली फैक्ट्री जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी वो मसूलीपट्टनम में था, कहीं कहीं पे दे दिया जाता है कि वो सूरत में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। ज़्यादातर आपको जगह कहीं पे सूरत तो कहीं पे मसूलीपट्टनम। सूरत में सेटअप तो किया लेकिन पहले से पोर्चुगीज़ का कब्जा था, तो ये जाके पहले मसूलीपट्टनम में खुद को कंसोलिडेट करे, पहली फैक्ट्री बनाए। देन उन्होंने पोर्चुगीज़ को हराया, हम देखेंगे 1612 में एक बैटल ऑफ स्वाली होता है। देन जाके परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करी सूरत में, ऑलराइट। 1615 में देन थॉमस रो आया था, ये आया था पहले से 1608 में अपना ये हेक्टर नाम का एक शिप लेके। देन थॉमस रो विजिट किया जहांगीर कोर्ट में और ही वॉज सक्सेसफुल टू गिव दी ट्रेडिंग कंसेशन। इसको भी जहांगीर ने वही लालच दिया। अब जहांगीर जान गया था कि मानेगा नहीं इसमें, ठीक है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करके आ रहा है, ये लड़का जो है प्रेमानंद जी के वीडियोस देखता है, ये नहीं मानेगा, तो इसको जो है ट्रेडिंग कंसेशंस दे दिए थॉमस रो को, ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला कि 1602 में डच की कंपनी बनी, 1605 में ये लोग लैंड कर गए। इनकी कंपनी बनी 1599 में और ये 1608 में लैंड कर रहे हैं। इनकी कंपनी तो पहले बन गई लेकिन बेचारे रूट नहीं खोज पा रहे थे, बीच तक कोई आता था, यहाँ तक बेचारा गुम हो जाता, वापस चला जाता था। तो 1608 में जाके लैंड कर पाया ये जहांगीर के कोर्ट में जो अपना ये हॉकिंस है। ये लोग तुरंत इसलिए लैंड कर गए क्योंकि पहले से ही ट्रेड कर रहे थे इंडोनेशिया के साथ, पहले ही से ट्रेड कर रहे थे भाई ये इंडोनेशिया के साथ, तो इनके लिए रूट नया नहीं था, इन्हें पता था इंडिया कहाँ पे, क्लियर रहती चीज़। लेकिन दे वर नेवर मच इंटरेस्टेड इन इंडिया, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन इंडोनेशिया, बिकॉज इंडोनेशिया को गढ़ माना जाता है स्पाइसेस का। स्पाइसेस अब इंडिया से भी पहले इंडोनेशिया में मानी जाती है कि वहाँ की स्पाइसेस सबसे पहले वो नेटिव है वहाँ से, तो एक्चुअल में डच वर मोर इंटरेस्टेड इन इंडोनेशिया रादर दैन इंडिया, ठीक। अब कौन आएंगे, आ गए पोर्चुगीज़, आ गए डच, आ गए जो ब्रिटिशर्स हैं। अब आएंगे हमारे डेन्स। डेन्स कौन है, डेन्स डेनमार्क वाले, ठीक है, डेनमार्क वाले। ये भी ज़्यादा कोई खासा इंटरेस्टेड थे नहीं यहाँ पे इंडिया में, तो इनके बारे में तो सबसे कम ही हमें पढ़ना होता है। इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री वो ट्रैंके बार में इस्टेब्लिश करी, जो प्रेजेंट डे पड़ता है तमिलनाडु में। इसके अलावा और कोई फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर आए थे फ्रांसीसी, फ्रेंच। पोर्चुगीज़ हमने देखा वो पूरा ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज, टैक्स वैक्स लगाने में ज़्यादा व्यस्त रहे। डच इंडोनेशिया में ज़्यादा व्यस्त रहे। डेन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, वो भी इंडिया में। मेन अब जो फाइट होगी ना वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में होगी। अंग्रेज़ों ऐसा जो फ्रांसीसी हैं फ्रेंच, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री आके सूरत में इस्टेब्लिश करी 1668 में, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन किया, क्योंकि हमें पता है ये जितने भी यूरोपियन पावर आए फाइनली ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया हमारे कंट्री में। तो किस तरह से इन बाकियों को एलिमिनेट यहाँ से किया, और इन्हीं को तो सिर्फ एलिमिनेट करना नहीं था, उस टाइम पे कुछ और लोग भी थे, वो कौन थे वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इनको एलिमिनेट करवाते हैं ब्रिटिशर्स से। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए कब्जे में। सूरत में ये फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं करने दे रहे थे पोर्चुगीज़ लोग ब्रिटिशर्स को। 1612 में हरा दिया अंग्रेज़ों ने पोर्चुगीज़ को और अपना मिलिट्री माइट प्रूव किया मुगल शासक को कि भाई देखो पोर्चुगीज़ जिनको तुम शरण दे रहे थे उनको तो हमने हरा दिया। तो बोलते बात तो सही है, लो तुम लोग यहाँ पे परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली इन लोगों ने अपनी 1613 में जाके। 1612 में तो बैटल ऑफ स्वाली होता है जहाँ पर पोर्चुगीज़ को हराते हैं। अब डच को कहाँ पे हराएंगे, डच को तो पहले वैसे एक बैटल ऑफ ये ट्रैवनकोर ध्यान रखना, चलो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले ये देखो कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इनको एलिमिनेट किया, ठीक है। तो बैटल ऑफ एक चिंसुरा हुआ, चिंसुरा या फिर भिदेरा या फिर हुगली के नाम से जानते हैं, ये बंगाल में हुआ था।
और इस पर्टिकुलर बैटल में डच को हराया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डच को हरा दिया, 1759 में हुआ, और हुगली रिवर के किनारे जो है इसको यहाँ पर ये हुआ था। ठीक है, अब ये जो बैटल ऑफ ट्रैवनकोर, एक्चुअल में इसको हम बैटल ऑफ कोलाचल के नाम से भी जानते हैं। ट्रैवनकोर के राजा थे जिन्होंने यहाँ पे बैटल ऑफ कोलाचल में, क्योंकि डच के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बैटल ऑफ कोलाचल ये हुआ था आपका 1741 में, 1741 में। पहले यानी कि 1759 से पहले ही बैटल ऑफ कोलाचल में डच मुंह की खा चुके थे फ्रॉम दी मार्तंड वर्मा। ठीक है, जो मार्तंड वर्मा थे किंग ऑफ ट्रैवनकोर। ठीक है, किंग ऑफ ट्रैवनकोर, इनसे ये पहले ही मात खा चुके थे। कौन? डच लोग। ठीक है, क्योंकि मान नहीं रहे थे, बार बार वो बोल रहे थे यहाँ पर फैक्ट्री मत सेटअप करो, मत सेटअप करो, मान ही नहीं रहे थे। देन इनकी थोड़ी सी कुटाई करी गई डच की, तब ये शांत हुए। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ कोलाचल 1741 में, और 1759 में बैटल हुआ था आपका 1759 में बैटल ऑफ हुगली। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बारी है किसकी? फ्रेंच की। अब ब्रिटिशर्स, क्योंकि पोर्चुगीज़ का कोई मतलब था नहीं, डेन्स ज़्यादा मतलब रखते नहीं थे, डच को हटा दिया था। ठीक है, कार्नेटिक अब वॉर होते हैं। कार्नेटिक जो वॉर होते हैं, कार्नेटिक जब मैं बोल रहा हूँ तो ये वाला पार्ट है जो हम ये देखते हैं, कोरोमंडल वाला कोस्ट। फ्रांसीसी बचे थे, और जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रांसीसी थे, सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में लड़ झगड़ रहे हैं, यूरोप में भी लड़ झगड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही काबिज करना था उनको, वो बाकी भी उनकी कॉलोनीज थी। यूएसए था, बाकी बहुत सारी कंट्रीज थी जो ये अपने कॉलोनी धीरे धीरे बनाते जा रहे थे। ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे 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 वो अपनी मोनोपोली चाहते थे ट्रेड में उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो उस ऐसा नहीं कि रूल करने के पर्पज से आए हैं, ट्रेड में मोनोपोली चाहिए। हर किसी प्राइवेट कंपनी को भी मोनोपोली ही में ही अच्छा लगता है, मोनोपोली चाहिए, तो इनको भी मोनोपोली चाहिए थी, दोनों को, तो हर जगह चाहिए थी। तो इनके बीच में यहाँ पे जो इंडिया में वॉर्स हुए उनको हम कार्नेटिक वॉर बोलते हैं। एक्चुअल में ये इनके बीच में ऑस्ट्रिया में एक वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रिया को काबिज करने के लिए, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो उसी का ही एक्चुअल में ये एक क्या था, जो इन दोनों के बीच में 7 ईयर वॉर चल रहे थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में 7 ईयर वॉर चल रहे थे यूरोप में, 7 सालों से 7 ईयर्स वॉर। ठीक है, उसी का ही एक्सटेंशन था ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो हुआ किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ठीक है, इट स्टार्टेड इन 1744 एंड इट एंडेड इन 1748। इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। देन सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ, एक्चुअल में इसमें काइंड ऑफ जीत ही हुई किसकी? फ्रांसीसियों की। देन सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ, इट स्टार्टेड विद बैटल ऑफ अंबर। आरकोट को सीज कर लिया 1751 में। इसमें आपका जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था वो डुप्ले था, और वो बहुत ही एक, आप ये मान सकते हो कि एबल मिलिट्री जनरल था। ठीक है, डुप्ले। तो डुप्ले वॉज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल जिसने कि पहला कार्नेटिक वॉर काइंड ऑफ जीत लिया, और दूसरे में ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मद्रास वगैरह, यहाँ से ब्रिटिशर्स को उसने हटा दिया, और फ्रांसीसियों का जो है यहाँ पर फुटहोल्ड अच्छा हो गया। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम बाद, वैसे तो मद्रास पर कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने, लेकिन वहाँ पर क्या, उनको हार देखनी पड़ी फ्रांसीसियों को यूरोप में, तो उसके चलते वापस करना पड़ा मद्रास को, ब्रिटिशर्स को वापस देना पड़ा। ठीक है, एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है कि इसी टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है खत लिखते हैं फ्रांसीसियों को, फ्रेंच गवर्नमेंट को। एंड रिमेंबर कि ये जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसका डुप्ले मिलिट्री गवर्नर जनरल है, ये कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे फ्रांसीसियों की हो चाहे डच की हो। ब्रिटिशर की ही सिर्फ ऐसी कंपनी थी जो प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी का फ़ायदा यह होता है कि प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट देखती है। ठीक है, और प्रॉफिट के लिए वो हर चीज़ करती है। गवर्नमेंट में क्या रहता है कि गवर्नमेंट में जो आदमी बैठा है उसको बस अपनी सत्ता बचाने से मतलब होता है। ठीक है, बस सत्ता बची रहे, उसके लिए लोगों को फ्री में ये दे दो, फ्री में वो दे दो, चाहे एट दी एंड जाके 10 साल बाद, 15 साल बाद, चाहे भले कितना ही कर्जे में क्यों ना डूब जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, चाहे कोई भी अब आज की जो गवर्नमेंट है, अगर मान लो वो प्राइवेट कंपनी, मान लेते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी प्राइवेट कंपनी है, तो क्या है फ्रीबीज लुटाएंगी? क्यों? क्योंकि भाई कंपनी मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस तरह से आएगा वो उसके प्रति वो रहते हैं। अब इनको क्या है, लोगों के और टैक्स बढ़ा देंगे, और टैक्स बढ़ाएंगे और पैसा आएगा,
और पैसा आएगा वही लोगों को फ्री में दे देंगे। पैसा किससे लेंगे? पैसा लेंगे भाई जो टैक्स पे कर रहा है। अब वो तो कम है नंबर में, मेन नंबर में ज़्यादा कौन है? मेन नंबर में ज़्यादा जो हमें वोट देता है, तो उसको फ्री में बांटेंगे। चाहे भले हमारा जो फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा चाहे कितना ही क्यों ना वो बढ़ जाए, लेकिन जो तो यही सेम यहाँ पे था। तो डुप्ले को क्या था, उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा था फ्रेंच गवर्नमेंट से, बट फिर भी वो लगा हुआ था, लगा पड़ा था अकेले बंदा ये। और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रांसीसियों कि भाई ये डुप्ले को हटाओ, यहाँ पे रायता फैला रखा है ये पूरा, हमारे बीच में यहाँ पे लड़ाई कर रहा है और दोनों लोगों का ट्रेड खराब हो रहा है। तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया और भेजा गया किसको? काउंटे द लैली को। और फिर क्या हुआ? थर्ड कैनेटिक वॉर हुआ। थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ 1756 में और ख़त्म हुआ 1763 में। और यहाँ पर आयर कूट लीड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेज ने, और उसने कूट दिया कॉन्टे दी लैली को। और इसी का पार्ट है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉर। जैसे कि हमने देखा सेकंड कार्नेटिक वॉर का पार्ट है बैटल ऑफ अंबर और सीज ऑफ आरकोट। आरकोट पर सीज कर लिया, जो कि आपका तमिलनाडु के आसपास रीजन में पड़ता है। उसी तरह ये वॉन्डी वॉश का युद्ध है, वनवासी का जो युद्ध भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, वो तो ब्रिटिशर्स ने वनवासी को वॉन्डी वॉश कर दिया। तो 1760 में जो है यहाँ पे 1760 में ये पर्टिकुलर बैटल होता है। और ये थर्ड कार्नेटिक वॉर का, और जो कि आखिरी कार्नेटिक वॉर था, उसी का पार्ट था। और यहाँ से पूरी तरह से क्या होता है कि एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, ठीक है, पेरिस में ही। और इसमें ये बोला जाता है कि अब फ्रांसीसी अपना फिर से रीइंस्टिगेट नहीं करेंगे अपनी पोजीशन को इंडिया में, ठीक है। और उनको बस ये जो पौंडीचेरी वाला जो रीजन है, पौंडीचेरी वाला जो रीजन है, उसमें उनको रूल करने के लिए दे दिया जाएगा। आप पौंडीचेरी में रूल करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अब बार बार अटैक मत करना, अब आप इंडिया से अपना जो भी आशाएं हैं वो छोड़ दो, ठीक है। ऐसा ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्लॉज था। तो यहाँ से फ्रांसीसियों का भी फुल स्टॉप लग चुका था। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो वो पूछो। आयरकूट ने सर, ये यहीं पे आपके पढ़ते हैं, मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया था। ये एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यनम पड़ता है आपका ये आंध्रा में, ठीक है। कराईकाल और पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी है, ये कराईकाल है, ये यनम है, और केरल में है माहे, ठीक है, माहे। ये एक्चुअल में यहीं पे फ्रेंच सेटलमेंट थे। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ फ्रेंच सेटलमेंट थे, तो इसी को ही हम आज पौंडीचेरी का पार्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। पौंडीचेरी का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। जो जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यनम, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे। चंदन नगर ये आपका वेस्ट बंगाल में था। ध्यान रखेंगे चंदन नगर जो था वो एक तरह से फ्रेंच की ही एक तरह से यहाँ पर कॉलोनी था, ठीक है। चंदन नगर, ठीक है, ये बंगाल में जगह पड़ती है और ये भी फ्रेंच की ही कॉलोनी था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्लियर है आपको, तो अब ब्रिटिशर्स ने अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को तो भगा दिया, लेकिन अब बारी थी किसकी? ये यूरोपियन काउंटर पार्ट्स तो चले गए, अब यहाँ पे नो डाउट ओके। चलो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। मराठा नहीं होगा, मराठा हम अलग से करेंगे, क्योंकि मराठा में हमें, क्योंकि यही लेक्चर अपने आप में, इसमें अभी हमें और भी चीज़ें करनी है। ऐसा तो है नहीं कि ख़त्म हो गया एडवेंट ऑफ यूरोपियन, हमने देख लिया, अभी और भी हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी है। तो मराठा इसमें हो ना पाता, तो मराठा हम कल करेंगे, अलग से उसको करेंगे, बिकॉज में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेशवाशिप क्या होती है, किस तरह से ये जो डिफरेंट रीजनल किंगडम्स निकल के आए विद इन मराठा, तो वो सब हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो जब इनका हाल हो, तो समराइज़ करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले कौन है? पोर्चुगीज़ 1498 में आया, वास्को डिगामा कैलिकट के राजा जेमोरिन के पास। अल्मीडा यहाँ का पहला पोर्चुगीज़ गवर्नर बना, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया। अल्बरिक यहाँ पर उसने गोवा यहाँ पर कैप्चर किया केडीआर की हेल्प से, और भटकल में उसने पोर्ट भी अपना बनाया। देन पोर्चुगीज़ के बाद कौन आए? पोर्चुगीज़ के बाद डच आए, यानी कि नेदरलैंड के लोग, बट दे वर मोर इंटरेस्टेड इन इंडोनेशिया रादर दैन इंडिया। देन उसके बाद अंग्रेज आए, दैट इज़ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आए, ठीक है। और इंग्लिश ने क्या किया? जो अंग्रेज़ थे वैसे यहाँ पे फ्रेंच होना चाहिए था, यहाँ पे डच होना चाहिए था ना। तो इंग्लिश की अगर बात करें, जो अंग्रेज आए, तो अंग्रेज ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करी? तो यहाँ पे इसके बीच, इसके पहले अगर हम देखें तो डेन्स है, डेनमार्क वाले, जिन्होंने ट्रैंकी बार में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। देन इंग्लिश आए नहीं, अंग्रेज आए, और उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, देन परमानेंट 1613 में सूरत में सेटअप किया। एंड धीरे धीरे उन्होंने एलिमिनेट किया। जैसे पोर्चुगीज़ को बैटल ऑफ सुवाली में हराया, किस में? बैटल ऑफ सुवाली में 1612 में। देन उन्होंने हराया किसको? डच को हराया, ठीक है, गलत जगह एरो बन रहा है, ठीक है। देन उन्होंने डच को हराया,
बैटल ऑफ बिदेरा में, ठीक है, बैटल ऑफ बिदेरा में हराया। देन फ्रांसीसियों को जो 3 कार्नेटिक वॉर हुए उसमें हराया, और जो आखिरी कार्नेटिक वॉर था उसी का पार्ट था वांडी वॉश, बैटल ऑफ वांडी वॉश, जो 1760 में हुआ था, एंड इट वाज अ डिसाइसिव वॉर। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, और पेरिस की ट्रीटी के बाद यहाँ पे कंप्लीटली एक तरह से फ्रेंच, जो एक हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ फ्रांसीसियों के द्वारा जो अंग्रेज़ों को आ रहा था आक्रमण, वो भी अब शांत हो चुका था पूरी तरह। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को तो हटा दिया, अब बारी थी जो रीजनल किंगडम्स एमर्ज हुए थे इन दी 18th सेंचुरी। कैसे एमर्ज हुए थे मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करवाता हूँ। 1707 में मुगल बादशाह औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। औरंगज़ेब डाइड कब? 1707 में, 1707 में। उसके बाद हमने देखा बैक टू बैक विकेट्स गिरी, हमारे इंडिया के टॉप ऑर्डर की तरह बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई धीरे धीरे। और क्योंकि औरंगज़ेब के टाइम से वो शुरू हो चुका था कारवां, औरंगज़ेब यहाँ पर 20-25 साल तक रहा, तो धीरे धीरे यहाँ पर वीक पड़ने लगी चीज़ें। और जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जो इनके कोर्ट में बैठे हुए इंपॉर्टेंट मनसबदार थे, जागीरदार थे, नोबेलमैन थे, उनको ये बात समझ आने लगी। कौन थे इंपॉर्टेंट मनसबदार, किसने टॉप की मनसबदारी होल्ड करके रखी थी? तो राजपूत किंगडम्स। याद है आपको? याद है ना वो सब मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत रूलर है, जिन्होंने आखिरी में जहांगीर के टाइम पे जो अमर सिंह थे, महाराणा प्रताप सिंह के बेटे, उन्होंने एक तरह से सुजरैनिटी एक्सेप्ट करी, लेकिन उससे पहले ही जो कछुआ राजपूत रूलर्स थे जोधपुर के, ठीक है, जो आपके राठौर राजपूत रूलर्स थे, है ना, आमेर के आपके कछुआ राजपूत रूलर हो गए, और जो मारवाड़ रीजन है, मेवाड़ नहीं, मेवाड़ में तो सिसोदिया थे, मारवाड़ जो रीजन है वहाँ पे थे आपके राठौर राजपूत रूलर। तो इन सब ने हाई मनसब लेके रखी थी मुगल उसमें किंगडम में। तो इन सबको बात समझ में आ रही थी, और धीरे धीरे मैं क्या ही आपको मतलब सारा चीज़ें फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट करूँ, सारी चीज़ें आपको पता है कि 1739 में किसका अटैक होता है? नादिर शाह का अटैक होता है यहाँ पे इंडिया में। किसके टाइम पे? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे अटैक होता है। और रंगीला ने क्या करके रखा था? ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था, रंगीला ने ही सैयद ब्रदर्स की हत्या करवाई थी। वही सैयद ब्रदर जिन्होंने 2 मुगल बादशाहों को मरवाया था, जिससे पहले फारूक सियार को मरवाया था। अगर आपको याद हो, फारूक सियार को मरवाने का काम किसने किया था? सैयद ब्रदर ने, और सैयद ब्रदर ने इसको थ्रोन पे बिठाया। सैयद ब्रदर थे कौन? तो मुगल कोर्ट के नोबल्स थे। तो जब इसको मरवाया तो जो बाकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बंगाल वॉज एन इंपॉर्टेंट प्रोविंस, हैदराबाद वॉज एन इंपॉर्टेंट प्रोविंस, एंड अवध वॉज एन इंपॉर्टेंट प्रोविंस, तो यहाँ के जो नोबल्स थे जिनको कि पूरा यहाँ का टेरिटरी मिल रखा था, तो बंगाल में था उस टाइम पे मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। ये मुर्शिद कुली खान जो था, इसका एक्चुअल में नाम था सूर्य नारायण मिश्रा, ठीक है, सूर्य नारायण मिश्रा। पहले तो औरंगजेब ने इसको भेजा, बाद में इसको धीरे धीरे हाई पोजीशन मिलती गई मुर्शिद कुली खान को। अवध में था सादत खान बुरहानुल मुल्क। कौन था यहाँ पर? सादत खान बुरहानुल मुल्क। और यहाँ पे था आपका जो हैदराबाद है, निज़ामुल मुल्क असफ जा। तो इन्होंने क्या सोचा कि भैया यहाँ से निकल लो, उसी में भलाई है, नहीं पता चला हमको ही मरवा डाला, अपने अपने किंगडम में चलते हैं, कायदे से रूल करते हैं इंडिपेंडेंटली। वही राजपूत ने सोचा, तब ऐसा इंडिया का कॉन्सेप्ट किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ये इंडिया है और इसको अखंड भारत, ऐसा टाइप कुछ था नहीं। सबके लिए अपनी टेरिटरी वॉज लाइक अपनी कंट्री। वही राजपूत ने सोचा, तो यहाँ से सक्सेसर स्टेट्स काफ़ी निकल आए हैं, सक्सेसर स्टेट्स निकला है रीजनल, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि नादिर शाह का जो अटैक हुआ था वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हुआ था, और एक्सेसिव प्लंडरिंग करी थी, हमें पता है, कोहिनूर और पिकॉक थ्रोन, उसमें जो कोहिनूर लगा हुआ था, बहुत आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से इसने लूट मारी। और जब लूट मारी, वैसे ही यहाँ पर दिक्कतें चल रही थी, और यहाँ पर जो है दिक्कत हो गई। तो इसके बाद ये रीजनल किंगडम्स यहाँ पर निकल आते हैं। और जब यहाँ पे रीजनल किंगडम निकल आते हैं, ब्रिटिशर्स भी उस टाइम पे 1740 आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको यूरोपियन अपने काउंटर पार्ट को हटा रहे हैं, तो सबको दिख रहा है कि भाई एक ये नादिर शाह था कौन? ये प्रिंस ऑफ पर्शिया था, पर्शिया मतलब ईरान। तो वहाँ से आया, मुगलों को लूट के ले चला गया, कुछ किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सब किसी को था कि भाई मुगल पूरा तरह से वीक हो चुका है, और ये बात ब्रिटिशर्स को ही पता थी। तो अब ब्रिटिशर, अभी भी ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि टेरिटरी चलो अब हम रूल करेंगे इंडिया के ऊपर, अभी भी वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं कि बस हमें मुनाफा चाहिए, हमें मोनोपोली चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पहले उन्होंने यूरोपियन काउंटर पार्ट को हटाया, और फिर जो भी इनके ट्रेड में दिक्कत पैदा करता गया उसको ये हटाते गए। सबसे पहले दिक्कत यहाँ पर बना बंगाल।
क्यों? फारूक सियार ने 1717 में 1717 में एक गोल्डन फरमान जारी कर दिया, जिसको कि हम मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड। इसमें फारूक सियार ने बोला, क्यों बोला फारूक सियार ने, क्या बोला पहले वो समझते हैं, कि तुमको यहाँ पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है, ब्रिटिशर्स को बोला। ठीक है, 3,000 का यहाँ पर एनुअल पेमेंट करते रहा करो, ठीक है, और उसके बदले यहाँ पर तुम्हें कोई कस्टम ड्यूटी यहाँ पर पे नहीं करनी, कुछ पे नहीं करना है, और दस्तक भी, ठीक है, हम तुमको दे देते हैं कि तुम फ्री यहाँ पर फ्रीली ट्रेड करोगे, और दस्तक जो है ये आप इशू कर सकते हो खुद से। तो यानी कि कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करनी ब्रिटिशर्स को। ऐसा इसलिए जारी कर दिया गोल्डन फरमान फारूक सियार ने, क्योंकि फारूक सियार की एक बीमारी थी, बताते हैं फोड़ा वगैरह हो गया था, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। तो एक ब्रिटिश फिजिशियन था, उसने ये ठीक कर दिया था, ठीक है। कुछ आई थिंक उसका नाम विलियमसन करके ऐसा कुछ था, विलियमसन निकोलसन टाइप ऐसा कुछ नाम था उस फिजिशियन का। तो उसने ठीक कर दिया फारूक सियार का जो बीमारी था। उसी से खुश होके ये गोल्डन फरमान जो है जारी कर दिया। अब जब धीरे धीरे जब बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया, किस टाइम की बात हो रही है, 1750s के टाइम की हम बात कर रहे हैं, 1750 1740, क्योंकि 1739 में नादिर शाह का अटैक होता है। 1740 के बाद धीरे धीरे सब साइड हो लेते हैं, मुर्शिद कुली खान और सादत खान, बुरहानुल मुल्क और निज़ामुल मुल्क और फसफ जा, ठीक है। अब धीरे धीरे जब ये साइड होने लगते हैं, तो उसी टाइम पे ही मुर्शिद कुली खान भी उसको ये मतलब उसको भी ठीक नहीं लग रहा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद आता है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान की डेथ के बाद आता है सिराजुद्दौला। इसकी डेथ हो जाती है, अली वर्दी खान डाइड इन 1856, 1856 में इसकी डेथ हो जाती है। और अब आता है थ्रोन पे कौन, सिराजुद्दौला। 23 साल का था मात्र, ठीक है। अब सिराजुद्दौला के ब्रिटिशर्स के साथ टर्म ठीक नहीं थे। क्यों ठीक नहीं थे? तो सिराजुद्दौला क्या था कि उसने बुलाया भाई ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को, खासकर ब्रिटिशर्स को उसने बोला कि ये हमारा इलाका है, आगे के शब्द मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, बस ये हमारा इलाका है। सिराजुद्दौला ने बोला ब्रिटिशर्स से, इसलिए जो तुम अभी ये दस्तक वस्तक चल रहा था ना तुम्हारा सिस्टम, वो मुगलों के टाइम का था, फारूक सियार मुगल थे, अब हम मुगल के अधीन है नहीं, तो कायदे से कस्टम ड्यूटी देने लग जाओ, नहीं तो तुमको हम फिर कायदे से कड़ाई करेंगे। ब्रिटिशर ने फिर क्या हुआ उससे, तो ब्रिटिशर नहीं माने। जब ब्रिटिशर नहीं माने तो इसने क्या किया, इसने जो फोर्ट विलियम था, जो क्या था, फोर्ट विलियम था, उसकी घेराबंदी करके, क्योंकि वो इस बात से भी नाराज़ था कि ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं बंगाल के अंदर। जो सिराजुद्दौला जहाँ का नवाब है उसके अंदर फोर्टिफिकेशन चल रहा। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी, हमारे अंदर रह के, हमारी मतलब एम्पायर में रह के तुम किलाबंदी करवा रहे हो। ये इसका सिराजुद्दौला का दिक्कत था। सिराजुद्दौला भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत वैसा टाइप था, बहुत ही, इसको भी मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ से लेटर लिख के भेजते थे कि सिराजुद्दौला बड़ा ही खतरनाक टाइप आदमी है ये, मतलब जो नदियों में नहा रही लड़कियां हैं उनको उठा लाता था, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को बीच नदी में फेंकवा देता था, है ना, उसको उसमें आनंद आता था। तो ये भी कोई ऐसा नहीं, तो मतलब दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है सिराजुद्दौला के प्रति आपको बस मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सब अपने अपने उसके लिए लड़ रहे थे। तो फोर्ट विलियम में क्या करता है, इसने बंदी बना के ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया वहाँ पे, एक कमरे में, बताते हैं ऐसा, ठीक है। और उसमें काफ़ी सारे, अब नंबर बड़ा है ऊपर नीचे, तो नंबर यहाँ पर मैं कोट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई, ठीक है। ब्रिटिशर्स ये नंबर और मतलब ज़्यादा करके बताते हैं, और स्टूडेंट्स इसको कम करके बताते हैं। तो खैर, ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको बोलते हैं, काल कोठरी की घटना, जहाँ पर सफोकेशन की वजह से काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स की डेथ हो जाती है। तो अब सिराजुद्दौला का क्या होगा? सिराजुद्दौला ने एक तरह से डायरेक्ट यहाँ पर मोल ले ली थी लड़ाई ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स ने जो है सिराजुद्दौला को काखा काखा पढ़ा दिया अभी, ठीक है। और काखा काखा ऐसे नहीं पढ़ा दिया, सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर था मीर जाफ़र, जिसकी सिराजुद्दौला से उतनी अच्छी बनती थी नहीं, तो इसको अपने साइड में लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? जो उस ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहा था बैटल ऑफ प्लासी में। इसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ प्लासी, जहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को कैप्चर करके मार दिया। मीर जाफर ये साइड हो गया ब्रिटिशर के, ठीक है। यानी कि एक तरह से सिराजुद्दौला से गद्दारी करने का काम किसने किया? मीर जाफर ने। गद्दारी कर बे हैं तोरी खैर चलो, तो तोरी खाना चाहिए हमें, तोरी जो होती है सेहत के लिए अच्छी होती है।
तो अब बंगाल में ये बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसको भी हम डिस्कस कर रहे थे 1757 में, और इस बैटल में जीत होती है किसकी? अब वैसी बात है ब्रिटिशर्स की। ये बैटल भी नहीं था एक्चुअल में, क्योंकि पूरी फोर्स तो मीर जाफ़र के कंट्रोल में थी, और मीर जाफ़र तो ब्रिटिशर्स के साइड में था, तो सिराजुद्दौला के साइड में कुछ बचा नहीं, ठीक है, उसके साइड में कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पर ये प्लासी का बैटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जिस रीजन में हुआ वहाँ पर ये पलाश एक ट्री होता है, वो देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इस जगह का नाम प्लासी है, ठीक है। तो 1757 में होता है, एंड दिस बैटल हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। याद रखिएगा इस चीज़ को, फॉर्मल बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या आउटकम होता है? सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। सिराजुद्दौला की फोर्स को सिराजुद्दौला खुद नहीं, मीर मदान लीड कर रहा था, तो सिराजुद्दौला तुरंत नहीं मारेंगे। सिराजुद्दौला कहता है कि भाग के अवध चलते हैं, उसको बुला के लाते हैं, फिर अटैक करेंगे, लेकिन पहुंच ही नहीं पाए, बीच में मार दिए गए। मीर जाफ़र को जैसा कि प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर ने कि हमारा साथ दो, थ्रोन पे बिठाएंगे तुमको, थ्रोन पे बिठा दिया, ठीक है। ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लीड किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था। एंड रिमेंबर, इस टाइम पे मुगल गवर्नर कौन था? इस टाइम पे मुगल बादशाह था जो दिल्ली में बैठा हुआ था, ही वॉज आलमगीर दी सेकेंड। कौन था? आलमगीर दी सेकेंड था। सब्सिक्वेंटली मीर कासिम नाउ बिकेम टू द थ्रोन। अब ये मीर कासिम कौन था? ये है मीर कासिम। अब ये जो मीर कासिम था, इसका दामाद था मीर जाफ़र का। क्या था? दामाद था। अब मीर जाफ़र क्या हुआ कि जब मीर जाफ़र ने करी गद्दारी, तो सिराजुद्दौला ने तो बोला ही, प्लस जो आर्मी थी, अब वो तो मीर जाफ़र कंट्रोल में थी, उसको पता नहीं था आर्मी को कहाँ किसको क्या अटैक करना है, जो डायरेक्शन मिले वो कर दिया अटैक। बाद में पता चला आर्मी को कि यार मीर जाफ़र ने तो गद्दारी कर बे। और जब गद्दारी कर बे तो मीर जाफ़र को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी आर्मी, तो मीर जाफ़र ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी कि यार हमें आर्मी भी दे दो। जब आर्मी दे दी ब्रिटिशर्स ने, तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने तो ब्रिटिशर्स की आर्मी ले रखी है, अब तो तुम्हारे लिए और दिक्कत होने वाली, जो ब्रिटिशर बोलेंगे वही करना पड़ेगा। तो मीर जाफ़र समझ चुका था कि ये ब्रिटिशर्स की जो प्यास है ख़त्म नहीं होने वाली है, बिझने वाली नहीं है। कोई भी कंपनी को प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतने मजे, तो ऑब्वियस बात है ख़त्म नहीं होने वाली। तो उसने किया क्या मीर जाफ़र ने? तो मीर जाफ़र ने जो है डच से हेल्प ले ली। डच से, डच थोड़े मतलब थोड़े थोड़े जैसे फ्रांसीसी हैं, पौंडीचेरी वाले छोड़े से क्षेत्र में से डच, ऐसे पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ यू शुड नो कि पोर्चुगीज़, आपको लग रहा होगा बैटल ऑफ सुआली हुआ, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बैटल ऑफ सुआली हुआ 1612 में और बस खत्म पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ वॉज द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड द लास्ट टू लीव द इंडिया। जो पोर्चुगीज़ थे, दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। इनको आपको पता होगा 1961 में भगाया गया था 1961 में गोवा से, फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, बिकॉज इनको थोड़े से पार्ट में इनको रूल करने दिया जा रहा था। तो 1947 में आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन ब्रिटिशर से पोर्चुगीज़ फिर भी अभी यहाँ पर बैठे हुए तो जा नहीं रहे थे, तो इनको फिर भगाया गया यहाँ से। ऑपरेशन विजय यहाँ पर चलाया गया और उसके तहत इनको भगाया गया 1961 में, ठीक है। तो दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, ठीक। तो अब होता क्या है, अब मीर कासिम थ्रोन पे बिठाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि डच की हेल्प ली थी मीर जाफ़र ने, बुढ़ा गए थे, तो इसलिए इनको बोला कि हटो दद्दू तुम अब, ठीक है चचा हटो तुम, अब मीर कासिम को बैठने दो। उनको लगा ये लॉयल होगा, लेकिन ये तो मीर जाफ़र से भी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि रेबेलियस था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। धीरे धीरे पहले तो उसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर ली। पहले बंगाल की मुर्शिदाबाद कैपिटल थी, उसने मुंगेर कर ली, क्योंकि मुर्शिदाबाद में पूरी ब्रिटिश आर्मी जो है स्टेशन हो चुकी थी, इसलिए मुंगेर उसने पहले तो कैपिटल को शिफ्ट की। देन उसने एक ये फरमान जारी कर दिया कि अब दस्तक वस्तक का खेल ख़त्म, अब दस्तक सारे इररिलेवेंट। जैसे मोदी जी ने बोल दिया कि भाई अब ये जो है नोट नहीं चलेंगे, वैसे वैसे बोला दस्तक नहीं चलेंगे, दस्तक खत्म, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी सबको भरना पड़ेगा। अब वैसी बात है, ख़राब लगेगा किसको? ब्रिटिशर को। तो ब्रिटिशर ने इसका रेजिस्टेंस किया कि भाई क्या भैया कासिम ये सब क्या कर रहे हो। तो कासिम और ब्रिटिश के बीच में एक काइंड ऑफ छोटा सा बैटल हुआ, मीर कासिम हार गए। और जब हार गए तो भाग के किसके पास पहुंचे? भाग के पहुंचे ये शाह आलम सेकंड के पास नहीं, शुजाउद्दौला, जो उस समय नवाब था अवध का। याद है आपको? ये अवध था, बंगाल था, हैदराबाद था।
यहाँ पे मुर्शिद कुली खान, यहाँ सादत खान बुरहानुल मुल्क, यहाँ पर असफ जा है ना, निज़ामुल मुल्क असफ जा आया था। तो सादत खान बुरहानुल मुल्क तो जा चुके थे, नादिर शाह के टाइम पे जा चुका था सादत खान बुरहानुल मुल्क, सुसाइड कर लिया था इसने, ठीक है, वो कारण पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब आ चुके थे शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला जा चुका है, वो बंगाल का नवाब था, मर चुका है बैटल ऑफ प्लासी में। अब शुजाउद्दौला है यहाँ पर नवाब ऑफ अवध। शाह आलम सेकंड उस टाइम का द देन मुगल ये बादशाह था उस टाइम का, ही वॉज द मुगल रूलर एट दैट टाइम, ठीक है। आलमगीर सेकंड था किस टाइम पे, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। मीर मदान लीड किया सिराजुद्दौला की फोर्सेस को, और रॉबर्ट क्लाइव लीड किया ब्रिटिश फोर्सेस को, ब्रिटिशर की जीत हुई। अब ये जब मीर कासिम इनके पास पहुंचा तो इसने यहाँ पर शाह आलम टू को बुलाया कि आओ भाई पार्टी है आज, अपन 3 भाई आके मिलते हैं। और इन 3 भाइयों ने क्या सोचा, अटैक करते हैं ब्रिटिशर पे। बैटल ऑफ बक्सर इसको बोला जाता है, जो 1764 में हुआ, जो आज जगह पड़ती है कहाँ पर, बिहार में। अब जब अटैक किया बक्सर पे तीनों ने मिलके, ठीक है, ऐसे समझ लो कि ये है पूरा हमारा, ठीक है, ये बक्सर, यहाँ पर मान लो कि ब्रिटिशर हैं, ये है हमारा कौन, भैया कासिम, ये है भैया हमारा शाह आलम टू, और ये शुजाउद्दौला, ठीक है। ये ज़्यादा नेता बन रहा था शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, थोड़ा पावरफुल था ना, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव के हत्थे ही चढ़ गया पहले, और ये तुरंत भागा वहाँ से, और भाग के अपने अवध पहुँचा और गेट बंद कर लिया इसने कि भाई खोलना मत गेट, बड़े खतरनाक लोग हैं जो कोई भी आए। लेकिन इनको ब्रिटिशर ने मीर कासिम को, और मीर कासिम भी भाग निकले, मतलब जब इन्हें देखा कि अब हारने लगे, वो तो भाग ही गया शाह आलम टू गधा कहीं का। पहले पिछली रात ही इनकी पार्टी हुई थी कि भाई मिल के तीनों लोग अटैक करेंगे, और तीनों लोग की अलग अलग थी। मीर कासिम ब्रिटिशर से परेशान था, शाह आलम भी और शुजाउद्दौला भी, तो वो तो भाग लिया। और जब भाग लिया, ठीक है, तो हेक्टर मुनरो ने अब इनको कायदे में लिया, कि इनको जो मुगल थे शाह आलम टू, इनको लेके पहुंचा, चलो बेटा साथ में ले चलो। हमारा हेक्टर मुनरो लेके चला किसके पास, ये गेट बंद किए थे, चलो बेटा गेट खोलो जरा। और जब गेट खोल के बाहर आया ना, तो इनसे ट्रीटी साइन करवा ली 1765 में, 1765 में। और इसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में ट्रीटी साइन हुई। शाह आलम टू से ट्रीटी साइन करवाई, और ये बोला क्या, इससे शुजाउद्दौला से, बेटा गेट खोलो जरा, और ऐसा करो 50 लाख रुपए दे दो। एक तो कहे तुम जो युद्ध खेले हो तो हम किससे वसूली करेंगे। तो इनका ये ब्रिटिशर्स का था कि भाई जिसके साथ ये बैटल खेलते थे उससे जीतने के बाद वसूली करते थे ये लोग, लाइक वसूली भाई, कि भाई तुमने युद्ध खेला है, हमारा नुकसान हुआ है, हम तो पैसा लेंगे, तो तुम 50 लाख रुपए दो, थोड़ी सी टेरिटरी उसको शाह आलम टू को दो, और अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश फोर्स को यहाँ पर तुम्हें रखना होगा, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी को रखना होगा। तो एक तरह से शाह आलम टू ने पूरी पावर खो दी, शांति से बैठे रहते तो चलता रहता, लेकिन ना इनको जो है तिकड़ी बनाने में मज़ा आ रहा था, तो इनकी कैंची बना दी ब्रिटिशर ने 1765 में, ठीक है। गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अभी आपको लग रहा है सर आप तो हेक्टर मुनरो बोल रहे थे, बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था, लेकिन जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने कि बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश फोर्स को लीड किया था। और मीर जाफ़र को इसलिए फिर से नवाब बना दिया गया, कासिम भाग गया था, कासिम की डेड बॉडी काफ़ी साल बाद मिली एक झोपड़ी में, खैर। तो मीर जाफ़र फिर से नवाब बना दिया गया, ये भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, और जो बची कसर थी वो भी अब पूरी कर दी यहाँ पर, लाइक फाइनल, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल नेल ऑन दी कॉफिन, कि अब बस वो आखिरी ताबूत पे आखिरी कील मारने का काम जो है बैटल ऑफ बक्सर ने कर दिया, और ये इलाहाबाद ट्रीटी ने कर दिया, जिसके तहत शाह आलम टू भी कब्जे में आ चुके थे। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस तरह से शाह आलम टू कौन है, ये मुगल शासक है भाई, मुगल शासक को भी कब्जे में ले लिया ब्रिटिशर ने। तो जो राजपूत किंगडम्स और बाकी थे वो और इंडिपेंडेंट हो गए अपने आप में, कि भाई इन्हीं को ही अब यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, धर लिया शाह आलम टू को। तो इलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में होती है, और इसके तहत एक डुअल गवर्नमेंट को यहाँ पर इन्फोर्स किया जाता है, जहाँ पर दो फंक्शंस को डिवाइड किया जाता है, दीवानी और निज़ामत। निज़ामत का मतलब होता है कि जो आपके पुलिसिया फंक्शंस होते हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर के, दीवानी होते हैं राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे, राइट टू कलेक्ट दी रेवेन्यू, रेवेन्यू हम इकट्ठा करेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है शाह आलम टू से बोला वो बेटा तुम करना, जो भी इधर उधर की जितने भी जो तुम्हारे मुगल प्रोविंसेस हैं, ठीक है, वहाँ का रेवेन्यू का वो सब हम देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो तुम्हारा पार्ट है नॉर्दर्न सरकार, ये भी हमको दे दो तुम, ये तुम्हारे कंट्रोल में ना, हमको दो तुम ये अब, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहाँ कम जगह है। तो ये नॉर्दर्न सरकार जगह है, ये जो आपका ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, तो ये ले लिया किसने, ये ले लिया ब्रिटिशर ने शाह आलम टू से, और मानना पड़ेगा उसको। और इसी डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म करते हैं 1772 में आके वॉरेन हेस्टिंग, ये याद रखेंगे फैक्ट को, 1772 में।
यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे तो हम मैसूर की ओर चढ़ाई करें। फिर मैसूर कहाँ पे है? मैसूर यहाँ पे। लेकिन पहले तो ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये दोनों जो बैटल है ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे आज के लेक्चर में, वो यही दो बैटल हैं, 1757 वाला और 1764 वाला। सर मीम्स ख़त्म। बेटा यार मीम्स ही देखने आए हो क्या? हैं क्यों? मीम्स आएंगे अभी आगे। क्या सुपर चैट मिस्ड मतलब? ठीक है, तो अब हम आते हैं फाइनली क्या किया इन लोगों ने। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल पे भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, अवध भी पूरी तरह से कब्जे में आ गया था, और मुगल भी अब जो शासक था वो भी ब्रिटिशर के अंडर में आ चुका था। अब साउथ इंडिया कब्जा करने का था। ठीक है, अगर आप ये मैप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, मैप अगर देखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट पूरा आ चुका है ब्रिटिशर के हाथ में, बंगाल, अवध और मुगल। अब ये मराठा, हैदराबाद, मैसूर और ट्रैवनकोर वगैरह भी ज़्यादा दिक्कत था नहीं, कार्नाटिक भी अभी नहीं कि वो आ चुका था। हैदराबाद में तो जो निज़ाम बैठा था वो मुगल की सुजरेनिटी एक्सेप्ट करके बैठा था, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद भी ब्रिटिशर के सपोर्ट में ही था। ये जो नदन ये वाला जो पार्ट है ये ब्रिटिशर ने ले लिया था, मतलब सीड कर दिया था, दे दिया था फ्री में, काइंड ऑफ गिफ्ट टाइप में किसने? मुगल्स ने ब्रिटिशर को। तो यहाँ पर आके ब्रिटिशर बैठ गए। अब इनके लिए मराठा, मैसूर, हैदराबाद, इन सबसे डील करना था। तो मराठा तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे कैसे क्या डील किया। अभी हम देखने वाले मैसूर के साथ कैसे डील किया। अभी मैसूर किंगडम कहाँ से एमर्ज हुआ ये समझते हैं। तो हमें पता है कि 1565 के टाइम पे पहले यहाँ पर विजयनगर किंगडम हुआ करता था। 16वीं सेंचुरी में इसका खात्मा हो गया था, दक्कनी सुल्तान आ गए थे। तो विजयनगर एम्पायर में अमर नायक सिस्टम चलता था, अमर नायक सिस्टम। और इन्हीं अमर नायक में से ही एक अमर नायक ने एक वुडेयार डायनेस्टी यहाँ पर बना के रखी थी। ठीक है, वुडेयार डायनेस्टी यहाँ पे। अब इसी वुडेयार डायनेस्टी में ही एक मिलिट्री कमांडर हुए हैदर अली, जिन्होंने वुडेयार डायनेस्टी को हटा के साइड करके अपनी खुद की यहाँ पर एक तरह से डायनेस्टी बना ली। ऐसे इस डायनेस्टी का कोई नाम नहीं है, बस ये ध्यान रखना ये मैसूर किंगडम है, जहाँ पर पहले वुडेयार डायनेस्टी थी जो काइंड ऑफ अमर नायक ही थे विजयनगर के। और ये एक हुए हमारे हैदर अली जो मिलिट्री कमांडर थे वुडेयार डायनेस्टी के रूल में। और यही धीरे 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 पावर में आगे ऊपर बढ़ते गए, और इन्होंने वुडेयार डायनेस्टी को रिप्लेस करके खुद यहाँ पर सत्ता पे कब्जा कर लिया इन्होंने। ये थोड़े से ब्रिटिशर के कंपैरिजन में फ्रांसीसियों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे, ज़्यादा इनका जो रुख था हैदर अली का वो फ्रांसीसियों के प्रति था। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, ये जो वुडेयार था, वुडेयार सबके उसमें रडार पे रहता था। ब्रिटिशर के रडार पे भी था, ये हैदराबाद के भी रडार पे था, और ये जो मराठा थे उनके रडार पे भी था। तो मराठा जो थे ये इनके लिए ज़्यादा दिक्कत थे मैसूर के लिए, क्योंकि मराठा क्या था, ये टाइमली बेसिस पे आते रहते थे, रेड मारते थे, और रेड करके किस लिए रेड मारते थे? लूटने के लिए। तो ब्रिटिशर ने ये सही टाइम देखा। अब ब्रिटिशर ने क्यों मैसूर के खिलाफ था ब्रिटिशर? इसलिए बिकॉज वो जो मैसूर किंगडम था, ये हैदर अली, ये फ्रांसीसियों के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन था। तो ये चीज़ ब्रिटिशर को खटकने लगी थी कि भाई फ्रांसीसी फिर से री एमर्ज ना हो जाएं, जो इतनी मुश्किल से इनको शांत किया है। तो इसलिए इसको शांत करना ज़रूरी था। किसको? मैसूर किंगडम के, फिर हैदर अली को। तो इन्होंने सोचा ब्रिटिशर ने कि मराठा तो रेड मारते ही है, मराठा को साइड में लेते हैं, इस निज़ाम ऑफ हैदराबाद को साइड में लेते हैं और अटैक करते हैं। तो सबसे पहले जब मराठा अकॉर्डिंग टू द प्लान जब अटैक के लिए इन्होंने किया, तो ये जो हैदर अली है उसने बहुत ही, ठीक है, कायदे से मराठास को न्यूट्रलाइज कर दिया कि भाई तुम लूट क्यों रहे, हम तुमको ऐसे ही दे देते हैं, 30 लाख रुपए ऐसे ही ले जाओ हमसे। तो 30 लाख रुपए इनको दे के भेज दिया। हैदराबाद के निज़ाम को भी 10 लाख रुपए दे के साइड कर दिया। और अब बोला हैदर अली अब तुम आओ बेटा। कौन? ब्रिटिशर। और ब्रिटिशर को खदेड़ के मारा यहाँ पे मद्रास में।
तो मद्रास में यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई, देन ट्रीटी ऑफ मद्रास। पहले एंग्लो जो मैसूर वॉर हुआ, एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है, एंग्लो का मतलब अंग्रेज, और अंग्रेज और मैसूर के बीच में हुआ 1767 और 1769 के बीच में। जीत किसकी होती है? हैदर अली की होती है, लेकिन ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन कर लेता है क्योंकि उसको पता था एक तरह से जो हैदर अली था कि भाई ये मराठा ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम आप 30 लाख रुपए देने में हमारी कब्जे में हैं या फिर हैदराबाद का जो निज़ाम है, तो इसने उन्होंने ट्रीटी ऑफ जो मद्रास है वो साइन करने में ही भलाई समझी, ठीक है। तो लेकिन मैसूर किंगडम की जीत हुई। देन फिर से वही सेम सिनारियो मतलब जैसे कि मराठा, हैदराबाद फिर से और ब्रिटिशर, फिर से इन तीनों की तिकड़ी बनी, ठीक है। अब ये बैटल होता है 1780 से लेकर 84 के बीच में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये अटैक करते हैं, ठीक है। मराठास को फिर से अपनी साइड में ले लेता है कौन? जो हैदर अली है। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था अभी, तो इसके चलते जो मराठा थे वो खुन्नस में थे किसके? ब्रिटिशर के। तो इसलिए वो मैसूर के सपोर्ट में आ जाते हैं इनिशियली, मैसूर के सपोर्ट में इनिशियली तो आते हैं, लेकिन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में मराठाओं की हार होती है और ट्रीटी ऑफ सालबाई से ये खत्म होता है एंग्लो मराठा वॉर। और ट्रीटी ऑफ सालबाई में ये क्लॉज था कि ना तो ब्रिटिशर मराठा पे ना मराठा ब्रिटिशर पर अटैक करेंगे, तो इसलिए बीच में ही मराठाज ने विथड्रॉ कर लिया। हैदर अली की डेथ भी हो गई और इसका जो बेटा है हैदर अली का, टीपू सुल्तान, वो अब लीड करने लगा बैटल को। और ये पर्टिकुलर बैटल ड्रॉ इसलिए रहा ब्रिटिशर्स ने भी क्योंकि विथड्रॉ कर लिया। ब्रिटिशर ने इसलिए विथड्रॉ कर लिया बिकॉज इसी टाइम पे ही उनका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी था यूएसए, वो उनके हाथ से जा चुका था। तो इस वजह से वो जो डीमोटिवेशन वाला फैक्टर था जिसकी वजह से इन्होंने काइंड ऑफ ड्रॉ मैच खेला यहाँ पे, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और ये मैंगलोर की ट्रीटी के साथ खत्म हो गया। अब होता है तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से लेके 92 के बीच में, दैट इज 90 से लेके 92 के बीच में। और यहाँ पर अब होती है डिफीट, टीपू सुल्तान की हार होती है। और हार जो होती है टीपू सुल्तान की, वो ये जो बैटल है वो खत्म होता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। हार इसलिए होती है बिकॉज अगेन अब मराठास किसके साथ हैं? ब्रिटिशर के साथ। निज़ाम भी किसके साथ है? ब्रिटिशर के साथ। अब इन तीनों ने जब यहाँ पर अटैक किया तो इस अटैक को झेल नहीं पाए, ठीक है। और यहाँ पे टीपू सुल्तान की हार होती है। सेरिंगपट्टम की ट्रीटी साइन होती है जिसमें कि पहले तो हैवी फाइन इम्पोज किया गया किस पे? टीपू सुल्तान पे, कि भाई पहले तो आप हमें जो भी वॉर इंडेमनिटी है वो दो। वॉर इंडेमनिटी का मतलब है जो पैसे जो खर्च हुआ है हमारा इतना वॉर लड़ने में, लगभग 3 करोड़ रुपए, वो आप भरो। और जब तक आप ये नहीं भरोगे तब तक आपके जो लड़कों को है बंदी बना के लिए जा रहे हैं, पैसा भर देना, लड़के छुड़ा ले जाना। तो लड़कों को जो छुड़ा लिया, ठीक है, लड़कों को तो छुड़ा लिया, लेकिन टीपू सुल्तान को इसमें लगी बेइज्जती। और जब बेइज्जती का जब बदला लेने का सोचा टीपू सुल्तान ने, तो कुछ हुआ नहीं, टीपू सुल्तान हार गए और टीपू सुल्तान को मार दिया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ एंग्लो जो मैसूर वॉर होता है उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, टीपू डाइड, ठीक है। ये वाला जो फाइनल अटैक है ये ब्रिटिशर्स ने अपने साइड से किया था, क्योंकि टीपू जो है फ्रांसीसियों के साथ और बहुत नज़दीकी बना रहे थे। टीपू को ये लग रहा था कि अब आ जाओ ब्रिटिशर, क्यों? क्या फ्रांसीसी हमारा साथ देंगे? और इसीलिए ये मतलब फ्रांसीसियों के इतने ज़्यादा करीब थे कि इन्होंने सिटीज़न टीपू का मतलब को खुद को टाइटल दिया था, सिटीज़न टीपू, ठीक है। और इन्होंने एक ट्री ऑफ लिबर्टी, क्योंकि उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हम पढ़ते हैं कि एक फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो ट्री ऑफ लिबर्टी यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट करवाया। एंड प्लस साथ ही साथ जैकोबिन क्लब, जो एक फ्रांसीसी क्लब था, उसकी मेंबरशिप ले ली जैकोबिन्स क्लब की, ठीक है। खैर वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन जैकोबिन्स क्लब एक फ्रेंच क्लब था, तो उसकी भी मेंबरशिप ले ली। और ये सारी चीज़ ब्रिटिशर्स देख रहे थे। तो फाइनल जो अटैक है वो फ्रांसीसियों ने किया, और सॉरी ब्रिटिशर ने किया। उस समय कॉर्नवालिस था यहाँ का जो गवर्नर जनरल है, और उसने यहाँ पर अटैक किया, ठीक है, किस पे? मैसूर पे। टीपू की यहाँ पर हत्या हो जाती है 1799 में, और यहाँ पर कोई ट्रीटी वीटी नहीं होती है। और अब यहाँ पर वुडयार डायनेस्टी जो पहले रूल कर रही थी उसी को यहाँ पे बिठा दिया जाता है मैसूर के थ्रोन पे, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर एक सब्सिडियरी अलायंस करके एक पॉलिसी लाता है कौन? ये लाता है वेलेस्ली, ठीक है। इस समय जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था, इस टाइम पे आर्थर वेलेस्ली था आपका ये गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस मैंने गलती से बोल दिया, आर्थर वेलेस्ली था, ठीक है। तो ये आर्थर वेलेस्ली 1798 में एक सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी लेकर आता है। और ये वेलेस्ली वही है आदमी जिसने कि एक्चुअली में नेपोलियन को भी हराया था,
खैर, तो वेलेस्ली ने क्या किया, 1798 में एक सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस जिसको हम बोलते हैं, ये पॉलिसी लेके आया। ये पॉलिसी एक्चुअल में डुप्ले, जो फ्रेंच गवर्नर जनरल था, जो इसमें हमने देखा था पहले और दूसरे एंग्लो कार्नेटिक वॉर में फ्रांसीसी फोर्स को लीड किया था, फ्रेंच फोर्स को लीड किया था, वही बंदा ये डुप्ले, तो उसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके आया था ये। लेकिन इसको यूज़ किया था वेलेस्ली ने 1798 में, ना कि डुप्ले। डुप्ले तो पहले यूज़ करके गया था, 1798 में इसको वेलेस्ली ने अच्छे से यूज़ किया। इस सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के प्रोविजंस क्या थे? प्रोविजन ये थे कि अगर आपका कोई भी किंगडम है और अगर आपने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली, तो आपके कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में एक ब्रिटेन का बंदा रहेगा। आपको अपनी आर्मी डिस्बैंडन करके हटा के हमारी आर्मी को रखना होगा, दूसरा क्लॉज। तीसरा क्लॉज ये है कि अगर आपको किसी भी अदर यूरोपियन या फिर किसी के साथ भी अगर कोई ट्रीटी में आप एंटर कर रहे हो, तो हमारे बिना पूछे, नहीं ब्रिटिशर्स के बिना पूछे उस पर आप एंटर नहीं कर सकते, और इसके बदले हम आपको क्या देंगे, नहीं ब्रिटिशर क्या देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे। कोई भी आपका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो ये सारे इसके प्रोविजन थे, ठीक है। तो सबसे जो पहला स्टेट बना, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करने वाला वो हैदराबाद था। 1798 का जो निज़ाम था हैदराबाद का, उसने एक्सेप्ट किया। मैसूर ने 1799 में, क्योंकि मैसूर में हमें पता है टीपू की डेथ हो गई 1799 में, जिसको शेर मैसूर का भी टाइटल दिया जाता है टीपू सुल्तान को। डेथ हो जाती है तो वुडेयार डायनेस्टी को बिठाते हैं कौन, अंग्रेज। और वैसे बात है वुडेयार डायनेस्टी को बिठा रहे हैं तो उससे सब्सिडी लाइन साइन नहीं करवा पाएंगे। वुडेयार डायनेस्टी ये तो बोलेगा नहीं हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि बिठा ही आपको गद्दी पे अंग्रेज रहे, तो जबरदस्ती साइन करना तो है ही है, मजबूरी थी। तंजौर ने भी साइन किया, अवध ने 1801 में साइन किया, इंपॉर्टेंट है, पेशावर ने 1802 में साइन किया। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, किसने सबसे पहले, अवध ने कब, तंजौर ने कब, ये सब आपसे पूछता है, ठीक है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हमें पता है क्या हुआ। तो सब्सिडियरी अलायंस में ये सारे प्रोविजन थे जिसको कि वेलेस्ली यहाँ पे लेके आया था सब्सिडियरी अलायंस को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिडियरी अलायंस, ये पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये सब्सिडियरी अलायंस था जिसके तहत धीरे धीरे करके सारे जो किंगडम्स थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुके थे। तंजौर हो, अवध हो, मैसूर हो, पेशावर हो, चाहे हैदराबाद हो, सबसे पहले तो हैदराबाद आया था, ठीक है। अब आते हैं मराठास, ये आप देख सकते हो बैटल कब हुए, लेकिन कल डिटेल में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। अब आते हैं आखिरी अपना जो हमारा बैटल है, एंड दैट इज़ पंजाब के साथ, ठीक है। पंजाब के साथ कौन सा बैटल हुआ, तो यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह थे सुकरचरिया मिसले से। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो आपका पंजाब किंगडम था धीरे धीरे अपनी पावर को क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे जो सिख किंगडम है वो काफ़ी सारी मिसलों में बट गया। मिसल आर लाइक काइंड ऑफ छोटा किंगडम, जैसे जनपद हमने पढ़ा था एंशिएंट टाइम में, वैसा आप समझ सकते हो। तो इसमें टोटल 12 मिसल हुई, और 12 मिसल में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसली थी सुकरचरिया मिसल, और उसके राजा महाराजा रंजीत सिंह सबसे पावरफुल रूलर थे। इन्होंने 1809 में ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी के तहत सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया। इस तरह से बाउंड्री बनाया गया कि सतलज रिवर का जो ऊपर है ये सिख किंगडम रहेगा और इसके नीचे ब्रिटिशर्स रहेंगे, यानी ब्रिटिशर कभी सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे और सिख भी सतलज रिवर को क्रॉस नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, 1809 में ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1839 में 30 साल बाद डेथ हो जाती है, किसकी, महाराजा रंजीत सिंह जी की। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो डलहौजी ने यह सही मौका देखते हुए क्या किया, उसने यहाँ पर अपनी फोर्स को, मतलब ऐसा नहीं 1839 में डेथ के तुरंत बाद, बिकॉज डेथ के तुरंत बाद हुआ ये रंजीत सिंह का कि बैक टू बैक, जैसे कि हमने मुगल्स के साथ अभी देखा कि औरंगजेब के डेथ के बाद कोई स्टेबल रूलर आया ही नहीं, बैक टू बैक तुरंत चेंज होते गए रूलर्स। उसी तरह सिख किंगडम में भी हुआ, रंजीत सिंह के बाद बैक टू बैक ऐसे, जिनके बारे में ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैक टू बैक तुरंत थ्रोन पे आए गए, आया राम और गया राम टाइप हुआ, ठीक है। फाइनली जाके दिलीप सिंह आए, ठीक है। और 1845 तक यहाँ पे डलहौजी गवर्नर जनरल था, उसने यहाँ पर सतलज रिवर के अराउंड क्या किया, ब्रिटिश फोर्सेस को स्टेशन कर दिया। क्यों स्टेशन किया, अगेन उसको पता था कि अब यही सही समय है सिख किंगडम को भी अपने अंडर में ले लो। तो जब यहाँ पे ये लोग आए, ठीक है, इन्होंने क्रॉस नहीं किया, बड़े शातिर थे, क्रॉस नहीं किया। जब सिख किंगडम की बात पता चली तो इनके कुछ लोगों ने, इनके कुछ मिलिट्री कमांडर ने क्रॉस किया ये जानने के लिए कि भाई क्यों क्रॉस, यहाँ पे एकदम अपनी आर्मी को क्यों स्टेशन कर रहे हो। और ब्रिटिशर्स को चाहिए था बहाना कि भाई आओ और हम ये लॉजिक दें कि देखो तुमने ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हमने साइन करी तो इसका वॉयलेशन किया है, इसलिए हम तुम पर अटैक कर रहे हैं। तो क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया ये बोलते हुए कि तुमने क्रॉस करी। और 1845 में पहला एंग्लो सिख वॉर होता है।
ठीक है। और बैटल ऑफ आलीवाल जो था इसी का पार्ट था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का, जैसे थर्ड कार्नेटिक वॉर का जो पार्ट था वो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश था। यहाँ पर जीत होती है ब्रिटिशर की और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाते हैं। उस समय महाराजा दिलीप सिंह, मात्र 6-7 साल के थे ये महाराजा दिलीप सिंह, और इनके साथ ट्रीटी साइन करवाते हैं। और ट्रीटी ऑफ भैरोवाल भी यहाँ पर होती है, क्योंकि फिर से यहाँ पर जो सिख किंगडम है थोड़ा सा उनको ह्यूमिलेशन टाइप लगा, फिर से अटैक किया, लेकिन फिर से एक ट्रीटी ऑफ भैरोवाल यहाँ पे साइन करवाते हैं। और आपने कोहिनूर हीरा हमने पढ़ा था कि इस तरह से ककातिया जो वारंगल के पास था, फिर मलिक काफूर लेके गया था, देन नादिर शाह लेके गया। नादिर शाह से फिर रंजीत सिंह ने ले लिया था, क्योंकि नादिर शाह जो बैठा हुआ था उसके बाद उसके जो सक्सेसर आए उनमें से एक सक्सेसर था शाह सूजा। ठीक है, ये जो शाह सूजा था, ये शाह सूजा से रंजीत सिंह ने ले लिया था इसको हरा के। तो और रंजीत सिंह से, यानी महाराजा रंजीत सिंह से ये फाइनली महाराजा दिलीप सिंह के पास गया। वैसे बात है वही राजा थे उस टाइम पे, छोटे से काफ़ी, तो वो फिर ब्रिटिशर ने ले लिया इनसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ह्यूमिलिएशन हुआ सिख किंगडम का, उसके चलते सिख किंगडम ने फिर से खुद को रिकन्सिलिडेट किया और फिर से अटैक किया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इसको हम बोलते हैं, और ये 1848 में जाके होता है। इसमें अगेन हार होती है किसकी, सिख किंगडम की, और सिख किंगडम पूरी तरह से अब कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर और अपनी पूरी आर्मी वहाँ पर स्टेशन कर देते हैं। गवर्नर जनरल डलहौजी था, एंड कोहिनूर जो हीरा है वो भी इसी टाइम पे कैप्चर कर लिया जाता है दिलीप सिंह से। ठीक है, तो ये वॉर ध्यान रखेंगे 1845 वाला जो हुआ था और 1848 वाला। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर दोनों याद रखेंगे, डेट कब हुआ था ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और कौन सी ट्रीटी हुई थी। जैसे यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसी बैटल के बाद नहीं हुई थी, और ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई थी। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में सतलज रिवर को बाउंड्री डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा अफगान्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट का है मात्र। अफगान्स के साथ क्या था एक्चुअल में, जैसे आज आप देखते हैं यूएसए और रशिया लड़ते हैं, तो उस टाइम पे भी यही 2 मेजर पावर्स थे। अफगानिस्तान में आज भी अनसर्टेनिटी है कि यूएसए आएगा या रशिया आएगा, उस टाइम पे भी यही थी। ब्रिटिशर्स को खतरा था कि भाई अगर रशिया यहाँ पे आ गया, ठीक है, अगर रशिया यहाँ पे आ गया तो ये जो आपका रशिया अगर अफ़गानिस्तान में आ गया तो ऑब्वियस से बात है इंडिया में भी आना चाहेगा, तो इसलिए अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया ब्रिटिशर ने। क्योंकि पहले तो बोला, ठीक है, पहले तो यहाँ पर एक दोस्त मोहम्मद करके था रूलर, तो दोस्त मोहम्मद को बोला कि भाई देखो दोस्त, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तुम्हारी तरफ, ठीक है, और दोस्त बन जाओ हमारे। तो दोस्त मोहम्मद ने बोला देखो यार दोस्त तो नहीं बन पाएंगे, रशिया हमारा दोस्त है। इसलिए फाइनली जाके जो है अटैक कर दिया किसने, अंग्रेज़ों ने, किस पर, अफ़गान्स पे। ठीक है, और उन्होंने अफ़गानी थ्रोन पे शाह सूजा को बिठा दिया। किसने, आप ये देखिए 1839-42 में जो है एंग्लो पहला अफ़गान वॉर होता है। ऑकलैंड इस टाइम पे गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर बैटल होता है, ठीक है, इसमें जीत किसकी होती है, ब्रिटिशर की होती है। एक्चुअल में इस बैटल में शुरुआत में 1839 में अगर आपने देखा हो तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी, तो वो भी पहले एंग्लो अफगान वॉर का पार्ट थे। उन्होंने ब्रिटिशर के साइड से, ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर ने शाह सूजा को बिठा के रखा था। शाह सूजा कौन था, जो पहले से थ्रोन पे बैठा हुआ था, शाह सूजा अफगान के थ्रोन पे, लेकिन लोगों ने हटा दिया था वहाँ पे, तो ब्रिटिशर ने शरण दे के रखा था कि भाई कल को ये काम आएगा। जैसे कि आज आप देखिए शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके खिलाफ लोग भड़क गए, उनको हटा दिया थ्रोन से, नहीं चाहते थे उनको देखना। आज इंडिया ने शरण दे रखी है किसको, शेख हसीना को। बांग्लादेश मांगता है कि हमें दे दो नहीं तो दिक्कत होगी, इंडिया बोलता है नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया को भी पता है कल को ये शेख हसीना हमारे लिए काम आ सकती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से शाह सूजन को पकड़ के रखा था ब्रिटिशर ने कि तुम यहीं रहो आराम से, और बाद में इसको हराने के बाद दोस्त मोहम्मद को शाह सूजा को थ्रोन पे बिठा दिया। लेकिन वहाँ के लोगों ने शाह सूजा को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड देन अगेन से सेकेंड एक एंग्लो अफगान वॉर होता है, जहाँ पर यहाँ पे जब ये एक्चुअली में ये ऑकलैंड के टाइम पे होता है, लिटन के टाइम पे होता है। जब लिटन को ये लगता है, पहले तो यहाँ पे इसने मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी लगा रखी थी कि जब ये उसने देखा कि शाह सूजा को थ्रोन पे बिठा दिया ऑकलैंड ने, तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो अब ऑकलैंड ने बोला कि ठीक है हम वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर इंटरफेयर ही नहीं करेंगे। लेकिन लिटन के आते आते जब उसने देखा कि रशिया के बहुत ही नज़दीक आ चुका है अफ़गान, तो लिटन ने बोला ठीक है, वहाँ का जो दोस्त मोहम्मद था कि भाई जो भी हमारा एक अम्बेसडर है उसको हम अपने तुम्हारे यहाँ पे भेज रहे हैं, वो तुम्हारे यहाँ पे रहेगा। दोस्त मोहम्मद ने मना कर दिया कि भाई ऐसा चलेगा नहीं बिल्कुल, तो भेज मत देना उसको तुम यहाँ पे। और जब आया वो तो उसको मार डाला। तो लिटन ने अब ये मास्टरलीन एक्टिविटी ख़त्म करके और उसने अटैक करवा दिया लिटन ने। ठीक है, और अटैक कर दिया अफ़गान पे, और अफ़गान पे जब अटैक किया दोस्त मोहम्मद रशिया के पास गए हेल्प के लिए, तो रशिया ने बोला हम हेल्प कर नहीं पाएंगे अभी बेटा, सही यही है कि तुम उसके सामने झुक जाओ। ठीक है, तो सेकंड जो एंग्लो अफगान वॉर हुआ वो 1879 और 80 में हुआ,
ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान रखना सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ गंदामक साइन होती है और पूरी तरह से जो अफगान वाला एम्पायर भी है वो भी ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। और यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म कि किस तरह से ब्रिटिशर ने अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स और जो रीजनल किंगडम्स हैं उनको अपने अंडर में लिया। मराठास के बारे में हम कल के लेक्चर में देखेंगे बिकॉज वो अपने आप में बड़ा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर नहीं बल्कि उसको हम कल के लेक्चर में उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। पहला पोर्चुगीज लॉरेंस नहीं, ऑकलैंड था पहले वाला जो आपका एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय कौन था इंडिया का? अल्फांसो डी अल्बरिक, मेंजिस अल्मीडा अल्बरिक। जो हिंदी वाली है उसमें पीडीएफ में जो आपको मिलती है क्लास से पहले प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें आई थिंक लॉरेंस लिखा होगा, तो उसमें करेक्ट करके ऑकलैंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान, पहला क्या है हमारा कि पहला पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय कौन था? तो ही वॉज फ्रांसिसो डी अल्मीडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था और कार्टे सिस्टम जिसने लाया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पोर्चुगीज राइटर हु रोट अबाउट द ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। कौन पोर्चुगीज राइटर था? अब मनुक्की ये इटालियन ट्रैवलर था, बर्नियर और ट्रैवर्नियर ये फ्रांसीसी ट्रैवलर थे, फ्रेंच थे। ट्रैवर्नियर 6 टाइम इंडिया में आया था, आपको पता है। दुअर्ते बारबोसा और डोमिंगो पीस किसके टाइम पे आए थे इंडिया में? केडीआर के टाइम पे, है ना। दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। वास्को डिगामा हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बिलोंग टू विच नेशन? सीपीओ 2024 तो किस नेशन से बिलोंग करता है? बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस लेक्चर से आपसे बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं गया यहाँ पे। पोर्चुगल आंसर हो जाएगा। डुप्ले वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डुप्ले किस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डुप्ले किसका गवर्नर जनरल था? तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। अगर आपको याद हो, इसी ने सब्सिडी अलायंस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन उसको यूज़ किसने किया? वेलेस्ली ने, है ना। 20th बैटल ऑफ बिदारा वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड डच आर्मी। तो कब लड़ा गया बैटल ऑफ बिदारा, जिसको हम बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैटल ऑफ चिंसुरा 1759। The Battle of Plassey was fought between the East India Company, force headed by Robert Clive, and the Nawab of Bengal in 1757। तो कौन था नवाब ऑफ बंगाल 1757 में? सिराजुद्दौला। मीर जाफ़र तो साइड में ही हो गया था ब्रिटिशर के। ठीक है, इसकी फोर्स को जो मीर कौन था, उसका नाम था मीर सदान, उसने लीड किया था। सिराजुद्दौला को भी यहाँ पर इन्होंने कैप्चर करके उसको मार दिया था। ठीक है, मीर मदान लीड कर रहा था फोर्सेस को, बाद में सिराजुद्दौला भी कैप्चर हो गया था। मीर कासिम दामाद था मीर जाफ़र का, जिसको बाद में थ्रोन पे बिठाया और उसने भी विद्रोह कर दिया और बैटल ऑफ बक्सर में उतर गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। विच पेशवा साइन द ट्रीटी ऑफ बसाइन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ट्रीटी ऑफ जो बसाइन है वो किसने, अच्छा अभी तो हमने मराठा वाला किया नहीं, तो कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। विच, ये आपका विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। तो विच वॉज द सिटी, सिटी ऑफ द कैपिटल सिटी कौन थी फ्रेंच कॉलोनी की? कोचिन थी, टूटिकॉन थी, पौंडीचेरी या फिर पंजिम। तो पौंडीचेरी वॉज द कैपिटल। पौंडीचेरी में काफ़ी टाइम तक फ्रांसीसी रहे। फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया वर रीस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वंडवासी या फिर वांडी वॉश बाय द ट्रीटी ऑफ डैश साइंड इन द ईयर 1763 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। 1663 में कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसकी वजह से फ्रेंच पोजीशंस जो इंडिया में उनको वापस दे दिया गया था फ्रांसीसियों को? क्योंकि ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। तॉर्देस सिलास तो बहुत पहले हुई थी कि भाई स्पेन और पोर्चुगल ने बोला था पोर्चुगल तुम ईस्ट की तरफ चलो, स्पेन बोला हम वेस्ट की तरफ चले, और दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में फालतू में अड़ंगे नहीं डालेंगे। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेजर एंड डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। पहली मेजर और डिसाइसिव विक्ट्री कौन थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? तो ये थी आपकी बैटल ऑफ प्लेसी। मैंने बताया था कि यहाँ से फॉर्मल बिगिनिंग शुरू स्टार्ट होती है ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में। विच स्टेट वॉज फाउंडेड बाई निज़ामुल मुल्क इन 1724। तो 1724 में निज़ामुल मुल्क ने किस स्टेट का यहाँ पर फाउंड किया? बंगाल, हैदराबाद, मैसूर या फिर अवध। तो यहाँ पर तो बंगाल में आया था कौन? मुर्शीद कुली खान, सूर्य नारायण मिश्रा जिसका ओरिजिनल नेम था। हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क असफ जा। अवध में आया था सादत खान बुरहानुल मुल्क। तो निज़ामुल मुल्क असफ जा आपका हैदराबाद में आया था। हु बिकेम, मैसूर में तो वोडियार डायनेस्टी, देन हैदर अली। एक सेकेंड, हेलो।
हु बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान। तो पहले तो मुर्शिद कुली खान था, उसके बाद अली वर्दी खान आया और उसके बाद सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शुजाउद्दौला तो उस समय अवध का नवाब था, ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करता है सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ। आफ्टर द डिसाइसिव बैटल ऑफ प्लेसी ऑफ 1757 हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। 1757 के बाद किसको नवाब बनाया गया था? जिसने हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स की, किसने करी थी? मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र ने हेल्प करी थी। तो मीर जाफ़र तो है नहीं, लेकिन मीर जाफ़र ने क्योंकि डच की हेल्प ले ली थी बाद में, तो इसलिए मीर कासिम को बना दिया गया था। सिंपल, मीर जाफ़र नहीं तो मीर कासिम होगा, लेकिन यहाँ पर मीर जाफ़र है तो मीर जाफ़र हम टिक करेंगे इमीडिएटली आफ्टर। तो ये मीर जाफ़र है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है एंड दैट इज़ व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा सही है? MTS 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट बैटल ऑफ प्लेसी, बिल्कुल सही है भी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी में लीड किया था क्लाइव ने। उस समय मुगल शासक कौन था? मुगल था आलमगीर दी सेकेंड। बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुंडो ने लीड किया था, तब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था बंगाल का, और उसने क्या साइन करी थी? एक हमारी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करी थी, अगर आपको याद हो, 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन होती है? हाँ, GD में पूछा गया 1809 1800, एक सेकेंड, ट्रीटी ऑफ अमृतसर है तो 1809 ही तो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जहाँ पर सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था। ये ट्रीटी किसके साथ साइन हुई थी? महाराजा जो रंजीत सिंह थे उनके साथ साइन करी थी ब्रिटिशर्स ने। 1850 में कश्मीर वॉज सोल्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज टू द डोगरा डायनेस्टी ऑफ जम्मू। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी? इलाहाबाद, सगौली, अमृतसर, फिर पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब ये वॉर इंडेमनिटी मांगी गई थी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि 50 लाख भरने हैं आपको, तो जब इनसे वॉर इंडेमनिटी मांगी गई तो ये वॉर इंडेमनिटी दे नहीं पाए। तो वॉर इंडेमनिटी जब नहीं दे पाए तो इन्हीं के अंडर में, किसके? इन्हीं के अंडर में, पंजाब के अंडर में कश्मीर था, तो कश्मीर को बेच दिया गया था डोगरास को। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर से सेल कर दिया गया था कि भाई ये पैसा ये तुम रखो, और उससे जो पैसा आया वो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा। तो क्योंकि ये पैसा दे नहीं पाए थे तो इन्होंने इनका किंगडम ही बेच दिया, जो सिख किंगडम था उनका जो एक पार्ट था वही बेच दिया, डोगरा जो डायनेस्टी थी जम्मू की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, तो वहीं से जम्मू और कश्मीर साथ हो गया तब से। 7 ईयर वॉर इन द 18th सेंचुरी वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटेन एंड, तो 7 ईयर वॉर किसके बीच में लड़ा जा रहा था? तो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन, ठीक है, अब जीतेंगे फैन। कल आप सपने में आए थे, कल आपने क्लास नहीं ली। अच्छा हाँ, इन मर्जिंग दी पेशवास, तो पेशवा मराठा भी हमने पढ़ा नहीं है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर केम टू एंड बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ, तो पहला वाला जो खत्म हुआ था वो ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरा वाला मैसूर, तीसरा सरिंगपट्टनम, और चौथे में तो डेथ ही हो गई थी टीपू सुल्तान की। दूसरे में हैदर अली की डेथ हो गई थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसको कॉन्टिन्यू रखा था, तो मैंगलोर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन द ईयर, तो चौथा वाला कब लड़ा गया था? तो चौथा वाला MTS 2024 से पूछा गया 1799 1799 में। ठीक है, द ब्रिटिश अनेक्सर, हिस्ट्री के कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? तो हिस्ट्री के जैसे अगर हम बात करें, अगर आप इस एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न पूछ रहे हैं तो एंशियंट के कंपैरिजन में मेडाइवल और मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं। मेडाइवल में भी दिल्ली सल्तनत और जो मुगल किंगडम मुगल है उससे, और विजयनगर एम्पायर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। विजयनगर, चोला, दिल्ली सल्तनत, मुगल। मॉडर्न में अगर बात करें तो एक तो गांधीयन एरा यानी कि 1915 से बाद वाला, और एक उससे पहले अगर हम देखेंगे तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो करके चैप्टर है, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और गांधीयन एरा। ठीक है, अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना नीड था मैंने उतना ही पढ़ाया आपको, नहीं तो इसी में चाहूँ तो, ठीक है, इसी में ही आप ये मान लो कि एटलीस्ट 3-4 क्लासें इसी में हो सकती हैं कि मैं आपको एक में पढ़ा रहा हूँ एंग्लो मैसूर एक लेक्चर में, एक लेक्चर में हम पहले यूरोपियंस को कैसे ख़त्म किया, बाकी में एंग्लो सिख, एंग्लो मरा, ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी में ही कम से कम 3-4 लेक्चर आराम से बन सकते हैं, आराम से। ये तो मैं एकदम आराम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये होते हैं, लेकिन उतना नीड है नहीं हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि उतने क्वेश्चन आए नहीं, वो आपको भी अभी दिख जाएगा। ठीक है, जितने हैं उसी हिसाब से हम लोग ने कर लिया। ब्रिटिश अनेक्स पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख्स इन द एंग्लो सिख वॉर इन, तो कब ब्रिटिशर ने अनेक्स कर लिया? तो 1849 तक, ऑप्शन नंबर सी 1849, डलहौजी के टाइम तक। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे
गवर्नर जनरल कौन था? मैकफर्सन था, अर्ल कॉर्नवालिस था, जॉन शोर था। सर हाँ, मराठा ही अलग से पढ़ेंगे देखो, क्योंकि मराठा में थोड़ा सा नीड भी है, क्योंकि हाँ, मराठा एम्पायर के बारे में वो किस तरह का टैक्स लगाते थे वो सारी चीज़ें भी सबसे पूछता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग से बस वही कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर जॉन मैकफर्सन नहीं था, ये आपका था अर्ल कॉर्नवालिस भी नहीं था, जॉन शोर भी नहीं था, वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, वॉरेन हेस्टिंग। मीर कासिम, ये वॉरेन हेस्टिंग वही जिसने 1772 में डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म करी थी। मीर कासिम नेम इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल? तो मीर कासिम किसके साथ एसोसिएटेड है? किरकी, बक्सर, प्लासी या फिर लाहौर? तो ये नाम जो एसोसिएटेड है वो बैटल ऑफ प्लासी से नहीं, बैटल ऑफ बक्सर से एसोसिएटेड है, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफ़र को थ्रोन में बिठाया गया, देन उसके बाद मीर कासिम ने काइंड ऑफ रिवोल्ट कर दिया, और बैटल ऑफ बक्सर में एक तरह से जो 1764 में हुआ उसमें हार होती है कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो नवाब था अवध का, और शाह आलम सेकंड जो मुगल शासक था। बैटल ऑफ करनाल इज़ नोन फॉर द इन्वेजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रेसर्स अगेंस्ट इंडिया? तो करनाल हरियाणा में एक बैटल लड़ा गया नादिर शाह जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके बीच में, और जो मोहम्मद शाह रंगीला था जो मुगल शासक था उसके बीच में, और उसने हरा दिया किसने? नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को। ऑप्शन नंबर ए। इन विच ऑफ दीज बैटल्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मुगल आर्मी वॉज नॉट देयर? किस बैटल में मुगल आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था? हल्दी घाटी, बक्सर, पानीपत या फिर आलीवाल? तो हल्दी घाटी में तो अभी 17 हमने पढ़ा था, सॉरी 17 बोल रहा हूँ, ये किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के फोर्सेस, जिसको कि मानसिंह लीड कर रहे थे, ये हुआ था आपका 1576। बक्सर में भी शाह आलम सेकंड, अगर आपको याद हो, मुगल शासक इन्वॉल्व था, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में तो अकबर की फोर्सेस वर्सेस हेमू, अकबर की फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? तो सब में, तीनों में मुगल का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? इसमें भी अकबर की फोर्सेस थी, इसमें शाह आलम टू की, इसमें भी अकबर की थी फोर्सेस। तो बैटल ऑफ आलीवाल हमने देखा था, इट वाज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, तो उसमें मुगल का कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटिश फॉट हाउ मैनी वॉर्स विद मैसूर रूलर्स? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 वॉर हुए थे मैसूर के साथ। ठीक है, देख रहे हैं कितने बेसिक से क्वेश्चन पूछे हैं। टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन, तो टीपू सुल्तान कब रूलर बना मैसूर का? तो अगर आपको याद हो तो जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ठीक है, उसी टाइम पे ही डेथ हो जाती है किसकी? जो हैदर अली है, और उसी के डेथ के बाद ही ये बन जाता है रूलर। तो 1780 में तो शुरू होता है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, और 1784 में ख़त्म हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ख़त्म, 1782 ने बीच में ही बना होगा, 1782, है ना? इन विच ईयर टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग इज कैपिटल सेरिंगपट्टम? तो सेरिंगपट्टम की ट्रीटी हुई थी थर्ड वाले में, जो इसकी कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, और चौथे वाले में सेरिंगपट्टम में को डिफेंड करते हुए मारा गया था। नन ऑफ दीज इज टू 1799 में, 1799 में। हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द सीज ऑफ आरकोट? 1751 में सीज ऑफ आरकोट, याद करो, याद आ रहा आपको सीज ऑफ आरकोट, सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर? तो कौन सक्सेसफुल हुआ था सीज ऑफ आरकोट करने में? तो ये ब्रिटिशर सफल हुए थे, ऑप्शन नंबर डी। होलकर अभी सब नहीं है क्योंकि अभी हमने किया नहीं है ना? चंदन नगर वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ फ्रेंच कॉलोनी इन 1673, ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम हुम? जो द देन नवाब थे बंगाल के, और उनसे परमिशन ग्रांट करके उन्होंने यहाँ पे चंदन नगर में कॉलोनी अपनी, अभी मैंने बताया चंदन नगर फ्रेंच कॉलोनी थी। तो मुर्शिद कुली खान उस टाइम पे होगा ऑब्वियसली बात है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। यूरोपियंस एंटर्ड इंडिया विद अ माइंडसेट ऑफ ट्रेडिंग ओनली, ट्रेड के साथ ही एंटर किए थे। दिस स्ट्रीक वॉज इनिशिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन नेशंस? तो किसने ये स्ट्रीक शुरू किया था? तो पोर्चुगीज़ ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली देख चुके हैं, होलकर अभी देखना नहीं है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्री वेयर दे हेल फ्रॉम? मार्को पोलो इटली, पीटर मुंडी चाइना, इब्ने बतूता मोरक्को, अलबरूनी उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको बताना है। और अलबरूनी किसके टाइम पे आया था याद है? जिसने कि किताबुल हिंद लिखी थी, ये किसके टाइम पे आया था? ये आया था आपका जो महमूद गजनवी था उसके टाइम, उसके साथ ही आया था ये एक्चुअल में। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इब्ने बतूता तो मोरक्को से ही आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। पीटर मुंडी ऑब्वियसली बात है चाइना से तो नहीं आया होगा, चाइनीज़ नाम तो नहीं, ये ब्रिटेन से आया था ये। ठीक है,
और जो ये वाले क्वेश्चन है यूपीएससी वाले जो आज के क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल करेंगे मराठा के साथ, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन उसमें मराठा वाले भी हैं, तो हम कल वहीं पे करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर और भी थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो, बाकी जिन लोगों को बैच में एनरोल वगैरह करना है तो कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। एक चीज़ यहाँ पर फाइनली एक और ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ कि अगर कभी पूछ ले एंग्लो बर्मीज़ यानी एंग्लो बर्मा वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर के बारे में अगर कभी पूछ ले, वैसे तो हमने देखा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। बर्मा मतलब जो आज का म्यांमार है उसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, एंशियंट नेम ऑफ म्यांमार वॉज बर्मा। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर जो होता है वो 1824 से लेकर 26 के बीच में होता है, और ये ट्रीटी ऑफ जो यंदाबू है, यंदाबू की जो ट्रीटी है उसके साथ ही ख़त्म होता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक भी टेरिटरी फैल रही थी तो इन लोगों ने अटैक कर दिया, तो उस अटैक के चलते फिर ये अंग्रेज़ों और बर्मीज़ किंगडम के बीच में वॉर हुआ। जो सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर है ये 1852 के टाइम पे होता है, और जो तीसरा वाला है ये 1885 के टाइम पे होता है जब कांग्रेस बनती है। तो पहला वाला ये आपको इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो पहला वाला आपसे पूछेगा, और वो 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया यंदाबू ट्रीटी। ठीक है, क्लियर है? तो बैटल ऑफ सराई घाट जो है ना वो मुगल्स और अहोम किंगडम के बीच में हुआ था, यहाँ पे नहीं वो बैटल ऑफ सराई घाट। ठीक है, अगर आप बैटल ऑफ सराई घाट पूछ रहे हैं तो बैटल ऑफ सराई घाट वो जब औरंगज़ेब था मुग़ल शासक, तो बैटल ऑफ सराई घाट तब हुआ था 1671 में। ये हुआ था मुगल्स, मुग़ल को कौन लीड कर रहा था, मतलब मुग़ल औरंगज़ेब था उससे मुग़ल शासक, लेकिन लीड नहीं कर रहा था वो। ठीक है, वो लीड नहीं कर रहा था, बस ये ध्यान रखना, ये था उस समय पे। ठीक है। सर इसमें किस में, इसमें सब अंग्रेज ही जीते थे, एंग्लो बर्मा वॉर में सब अंग्रेज जीते हैं। सर आईआईटी वाले बाबा को देखे, हाँ देखे यार, तुम लोग बताए थे ना, तो देखे हम आईआईटी वाले बाबा को भी। आईआईटी वाले बाबा जो आईआईटी बॉम्बे से हैं। हिस्ट्री की कितनी क्लास होगी? हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री आज स्टार्ट हो चुकी है, 4-5 क्लास और होंगी। क्या बुक के हिसाब से 48 का सी होगा कहाँ पे? कौन से बुक के हिसाब से? ट्रीटी ऑफ अलीनगर तो ये रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला उसके बीच में हुई थी ये 1757 के टाइम पे बी होगा इसका। किस बुक की बात कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सिराजुद्दौला के साथ हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, इसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर बोलते हैं। शुभम जी ऑब्जेक्टिव अभी जितना भी हम लगवा रहे हैं चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, जितना भी आपको ये यहाँ पर क्वेश्चंस में लगवा रहा हूँ उतने काफ़ी अभी लगाते रहिए, बाकी ऑब्जेक्टिव्स की चिंता मत करिए, है ना। वैष्णवी, अच्छा 1857 लिख दिया क्या मैंने गलती से? अली वर्दी की डेथ, अरे सॉरी, ऑब्वियस सी बात है 1756 होगा, राइट।
1756 होगा, तब भी वो 1756 में थ्रोन पे बैठा और 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। एनवायरनमेंट का ट्रिपल आर एक ही लेक्चर आएगा जगदीप, और वो मैं आज मैं दे दूंगा। कल हिस्ट्री वाला रिकॉर्ड किया था लेकिन यार वो वॉइस आई नहीं है, फिर से रिकॉर्ड करके अभी उसको डालते हैं, ठीक है। एक तो हिस्ट्री वाला भी डालते हैं, वैसे मैं सोच रहा था कल ही ख़त्म हो जाए सब हिस्ट्री, लेकिन वो वॉइस ही नहीं है तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा हिस्ट्री का लेक्चर, फिर मैं डालता हूँ। देन उसके बाद ट्रिपल आर वाला जो एनवायरनमेंट है वो मैं दे दूँगा। कुछ PDF भी डालूँगा, ठीक है, आपके उसमें टेलीग्राम में, तो उसको भी कर लीजिएगा, है ना। ऑलराइट, थैंक यू सभी को। किसमें नहीं, वो आज ही आ जाएगा, ठीक है, आज ही, कल तक ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कल तक कुछ नहीं रहेगा, आज ही। कौन क्वेश्चन नंबर सेकेंड 37 was he during the क्या थर्ड एंग्लो मैसूर में गवर्नर जनरल कौन था? ओके 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 ओके, ये तो सेकंड में था, ओके ठीक है ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें था ये, यहाँ पर थर्ड के बारे में पूछा है, ठीक है। ये सेकंड के टाइम पे था। जो कॉर्नवालिस है, ठीक है, ये आ चुका था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। थर्ड में ये था आपका कॉर्नवालिस, दूसरे में था आपका जो वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। और चौथे में कौन था? चौथे में आ चुका था, कौन लाया था आपका सब्सिडी अलायंस? वेलेस्ली, ठीक है। ही वॉज दी गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। और फर्स्ट के टाइम पे कौन था? फर्स्ट के टाइम पे था, पूछेगा तो नहीं लेकिन अगर पूछ ले, हैरी करके एक था, वो था, ठीक है। वैसे तो ये मैं आपको समराइज़ करूँगा सारे गवर्नर जनरल और उसके टाइम पे क्या क्या इवेंट हुए हैं, तो वो समराइज़ करूँगा मैं एक अलग क्लास में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा इसको। चलिए भाई, थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम लोग मराठास करेंगे और जो सिख किंगडम में जो हमारे जो सिख गुरुज़ हैं उनके बारे में करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।